अध्याय 461 दापिन तियान जियान साधना विधि। मधुर दाओ गीत जो अलौकिक आकर्षण से परिपूर्ण है, अपने आप में एक गहरा और रहस्यमय अर्थ रखता है। कुलपति बोधि ने अंगड़ाई ली और जम्हाई ली। जमीन पर घुटनों के बल बैठे बंदर को देखकर उन्होंने जोर से चिल्लाया, मानो उन्होंने उसे अभी अभी खोजा हो। बंदर, तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? सन वुकोंग ने उत्तर दिया और पुकार कर कहा, गुरुजी, शिष्य यहाँ बहुत देर से घुटने टेक कर बैठा है। पूर्वजों के वेदी के सामने भीड़ की ओर मुख करके मैंने आधी रात को पिछले दरवाजे से शिष्य से मुझे दाव विधि का ज्ञान देने का अनुरोध किया था। इसलिए मैं साहपूर्वक आपके बिस्तर के पास प्रणाम करता हूँ। ये सुनकर पूर्वज गुरु अत्यंत प्रसन्न हुए और मन ही मन सोचने लगे, ये व्यक्ति सचमुच प्रतिभाशाली है, अन्यथा यह मेरी योजना के रहस्य को कैसे समझ पाता। पूर्वज गुरु की प्रसन्नता देखकर सन वुकोंग को ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने कहा, यहाँ 6 कान वाला कोई नहीं है, केवल शिष्य है। मैं गुरु से प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर बड़ी दया करे और मुझे अमरता का मार्ग प्रदान करे। सन वुकोंग आपकी कृपा को कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने कृतज्ञतापूर्वक गहरा प्रणाम किया। इस समय बंदर का सिर ऊपर नहीं उठा हुआ था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहा था। वीर उसके भीतर गहराई में छिपा हुआ था, फिर भी वह उसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। इस समय कुलपति बोधि की दृष्टि गहन और अथाह थी, जिसमें संयम का कोई अंश नहीं था। वे अपने चरणों में बैठे पत्थर के बंदर को ध्यान से देख रहे थे, मानो उनकी आंखें समय की लंबी नदी को भेद रही हो, सभी भ्रमों और सत्य को प्रकट कर रही हो। इस समय वीर को पूर्ण विश्वास था कि यह कुलपति बोधि वास्तव में एक संत समान व्यक्ति थे। संभवतः उन्होंने भविष्य देख लिया था और प्राचीन काल में जब बंदर उनके पास शिष्य बनने आया था, तब उससे अपने संबंध के माध्यम से योजनाएं बनाई थीं। जैसे जैसे पौराणिक कथाएं लुप्त होती जा रही हैं, क्या पौराणिक कथाओं के वे महान प्राणी, जो स्वर्ग और पृथ्वी के समान दीर्घायु थे और हर चीज से परे थे, वास्तव में उनके साथ ही लुप्त हो गए हैं। इस समय वीर को इस बात पर बेहद संदेह था। प्राचीन दाव परंपरा के अनुसार प्राचीन काल के सर्वोच्च प्राणी तीनों स्तरों से परे थे और पंचतत्वों के अंतर्गत नहीं आते थे। वे अमर थे, भले ही आकाश और पृथ्वी नष्ट हो गए हों, और वे अमर थे, भले ही ब्रह्मांड का नाश हो गया हो। जब प्राचीन मिथक नष्ट हो गए तो किसी को पता नहीं चला कि क्या हुआ। विभाजित आत्मा के अधिकांश पवित्र नगर हवा में गायब हो गए, और दाव पूर्वज स्तर के वे महान प्राणी, जिनके पास असीम शक्ति थी, क्या वे भी सचमुच चुपचाप बिना कोई निशान छोड़े नष्ट हो गए? इसके बारे में सोचना वाकई डरावना है। कुछ समय तक तो वीर को भी इसे समझना मुश्किल लगा। इस समय कुलपति बोधि काफी देर तक चुप रहे और फिर अंत में बोले, चूंकि आप आज यहाँ उपस्थित होने के लिए भाग्यशाली हैं, इसलिए मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है। अब जब आप इस व्यंजन में छिपे रहस्य को जान चुके हैं, तो पास आइए और ध्यान से सुनिए, मैं आपको दीर्घायु का रहस्य बताऊंगा। उद्धरण चिन्ह। सन वुकोंग ने कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम किया और पलंग के चरणों में आदरपूर्वक घुटने टेककर अत्यंत सावधानी से अपने कान धोए। वीर ने मुख्य बिंदुओं को ध्यानपूर्वक सुना। पूर्वज गुरु के शब्द धीमी गति से, अज्ञात दूरी से आ रहे थे, खोखले और रहस्यमय थे। बाह्य और आंतरिक शिक्षाओं के पूर्ण एकीकरण का सच्चा और अद्भुत रहस्य जीवन की अनमोल साधना में निहित है, जिसका कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं है। हमेशा सतर्क रहें और अपना मनोबल ऊंचा रखें, इसे मजबूती से छिपाकर रखें और इसे बाहर न निकलने दें। इसे बाहर मत निकलने दो, इसे अपने शरीर में ही रखो। मेरी शिक्षाओं को ग्रहण करने के बाद तुम समृद्ध होगे। इस स्मरणीय सूत्र को याद करने से अनेक लाभ प्राप्त होंगे और बुरी इच्छाओं को दूर करके शीतलता और शांति प्राप्त की जा सकती है। ये जगह ठंडी और चमकदार है। दंताई टेरेस से चंद्रमा को निहारने के लिए एक आदर्श स्थान है। चांद जैद खरगोश को छुपाता है, सूरज कौवे को छुपाता है और कछुआ और सांप आपस में लिपटे हुए हैं। उनका परस्पर जुड़ा हुआ स्वरूप मजबूत है, फिर भी वे आग में भी सुनहरे कमल उगा सकते हैं। 5 तत्वों को समूहबद्ध करें और उन्हें उल्टे क्रम में प्रयोग करें। कार्य पूरा होने पर व्यक्ति बुद्ध या अमर बन सकता है। उद्धरण चिन्ह। यह मंत्र अत्यंत गहन है और यह महान दाव का सच्चा संचार है। इस समय एक बार मूल कारण का पता चल जाने पर साधना के गहन रहस्य पूरी तरह से स्पष्ट हो जाते हैं। आशीर्वाद से अत्यंत प्रभावित होकर सन वुकोंग को मंत्र याद आया और उन्होंने पूर्वज गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सिर झुकाया और फिर पीछे के दरवाजे से बाहर निकलकर चुपचाप बार बार मंत्र का जाप करने लगे। जैसे ही पूर्व में भोर हुई, एक सुनहरी रोशनी चमकी और एक विशाल सूर्य धीरे धीरे उदय हुआ, अपनी किरणों को बिखेरते हुए और दुनिया को रोशन करते हुए।
यह आध्यात्मिक साधना की एक लंबी यात्रा की तरह है, जो कभी अंधकार में डूबी हुई थी, अब अंततः प्रकाश से जगमगा उठी है। स्टोन मंकी 4 महाद्वीपों और 5 महासागरों की यात्रा करता है, केवल दीर्घायु और स्वतंत्रता की तलाश में। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद, दशकों की कठिनाइयों और पीड़ा को सहते हुए और विपरीत परिस्थितियों का अनादर करते हुए, उनकी लंबे समय से संजोई हुई इच्छा आखिरकार पूरी हो गई है। यहाँ तक कि पत्थर का बंदर भी, जिसका स्वभाव आमतौर पर अविचलित रहता है, अनियंत्रित रूप से दहाड़ने से खुद को रोक नहीं सका, जिससे असीम अहंकार और विजय का प्रदर्शन हुआ। इस विधि को दापिन तियान शियान साधना विधि कहा जाता है, जो सीधे स्वर्गीय अमर महान दाव की ओर ले जाती है। संपूर्ण पाठ में केवल लगभग 3000 अक्षर हैं, जो अदृश्य क्षेत्र में मौजूद 3000 महान दाव की संख्या के बराबर है, और इसमें अनंत रहस्य समाहित हैं। उसके बाद स्टोन मंकी दिन रात उसमें लीन हो गया और सावधानीपूर्वक उसके सार को समझने की कोशिश करने लगा। ये बंदर सचमुच अपनी जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति की प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। इसकी प्रतिभा का विकास अद्भुत था। सांस लेते और छोड़ते समय ये चुपचाप अपनी जादुई शक्ति का संचार करता था, जिससे आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा स्तब्ध रह जाती थी और एक भंवर में परिवर्तित होकर स्टोन मंकी को पूरी तरह से घेर लेती थी। बंदर का स्थान मानो एक मूर्त ब्लैक होल में बदल गया हो, जिसके छिद्र खुलते जा रहे थे क्योंकि उसे बेतहाशा लूटा जा रहा था और पीछे कुछ भी नहीं बचा था। फानकुन पर्वत आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होने के बावजूद वह पल भर में लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई। क्या हुआ? कौन सी शक्तिशाली हस्ती आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रही है? आध्यात्मिक ऊर्जा का ये दोहन इतना अधिक हावी है कि यह हमारी पहुंच से परे है। ... पूरे फानकुन पर्वत पर दहशत फैल गई। हर कोने से साधक निकल आए और उस स्थान की तलाश करने लगे जहां आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित हो रही थी। जब आप किसी बंदर को एकांत चोटी पर पालथी मारकर बैठे हुए देखते हैं, तो आध्यात्मिक ऊर्जा गर्जना करती है और बादलों में बदल जाती है, जो समुद्र की तरह उमड़ती है। वास्तव में अनगिनत ऊर्जा संबंधी घटनाओं का एक दृश्य होता है, जो बादलों के सागर को निगल जाता है। उनके चेहरे तुरंत ही बेहद रंगीन भावों से भर गए। मनुष्य सभी प्राणियों में सबसे बुद्धिमान है, जिसमें जन्मजात दाव शरीर होता है, एक ऐसा भौतिक शरीर जो स्वाभाविक रूप से साधना में निपुण होता है। जब उनका सामना किसी ऐसे बंदर से होता है जो मनुष्य जैसा व्यवहार करने लगा है, तो वे मानव साधक होने के नाते सहज रूप से उन लोगों को अस्वीकार कर देते हैं जो उनकी प्रजाति के नहीं हैं, यह मानते हुए कि उनके इरादे अलग होंगे। अब बंदर की खेती को देखकर वे उसके रूपों की अविश्वसनीय विविधता से चकित रह गए और विस्मय की भावना से भर गए। माउंट फानकुन के शिष्य बनने वाले कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं थे। इस समय ये स्पष्ट था कि कल्टिवेट का भविष्य कितना उज्जवल होगा। इससे पहले कि उन्हें पता चलता, उनके चेहरे के भाव बदल गए थे। ... सार तत्व को ची में परिष्कृत करना, ची का परिष्करण करके आत्मा का रूपांतरण करना, आत्मा का परिष्करण करना, शून्य का परिष्करण करना। ये प्राचीन साधना पद्धति के 4 क्षेत्र हैं। वीर असहाय होकर देखता रहा कि बंदर दिन प्रतिदिन साधना कर रहा है, तेजी से प्रगति कर रहा है। जल्दी ही सार को ची में परिष्कृत करने के चरण को पार कर ची को परिष्कृत करने और आत्मा को पुनर्जीवित करने के क्षेत्र में पहुंच गया है। हर छोटी छोटी प्रगति का अनुभव बंदर ने स्वयं किया था और अब वीर को वह सब कुछ प्राप्त हो चुका है। पौराणिक क्षेत्र में प्राप्त अनुभव पौराणिक साधना के मार्ग का पुनः अनुसरण करने के समतुल्य है। उन प्राचीन और पवित्र प्रथाओं से प्राप्त लाभ भी पौराणिक साधक की नींव में परिवर्तित हो जाएंगे। चारों गुप्त लोकों में अलग अलग रहस्य समाहित हैं, जिनमें पदार्थ, शरीर, आत्मा और ऊर्जा के मूल संबंध शामिल हैं। प्रत्येक व्यक्ति का शरीर एक छोटा ब्रह्मांड है जो स्वतंत्र होते हुए भी बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। 5 उंगलियां स्वर्ग और पृथ्वी के 5 तत्वों का प्रतीक है। आंखें सूर्य और चंद्रमा को समाहित करती हैं, और लाखों छिद्र स्वर्ग और पृथ्वी में तारों की संख्या को दर्शाते हैं, जो तारों की शक्ति को ग्रहण करते हैं। हालांकि भौतिक शरीर को परिष्कृत करने और नश्वर शरीर को उच्च स्तर तक उठाने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण और उत्सर्जित करने का तरीका एक लंबे समय से लुप्त हो चुकी साधना विधि है, जो मिथक जीन की साधना पद्धति से भिन्न है। महान स्वर्गीय अमर धर्म ग्रंथ एक प्राचीन और गहन धर्म है जो सीधे स्वर्गीय अमर की ओर इशारा करता है। अमरत्व प्राप्त करने का मार्ग अविश्वसनीय रूप से कठिन है, जिसमें अक्सर हजारों वर्ष लग जाते हैं। यदि कोई साधारण व्यक्ति भी बूढ़ा होकर मर जाए तो भी उसके लिए इसका सही अर्थ समझना मुश्किल होगा। केवल स्टोन मंकी जैसे स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली प्राणी ही शीघ्रता से महारत हासिल कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
वीर ने जो देखा वह मानो स्वयं सन वुकोन द्वारा उसे जादू का प्रदर्शन करने के समान था। धीरे धीरे उन्हें अत्यधिक थकान भी महसूस होने लगी। इसका कारण ये था कि तकनीक का सार बहुत गहरा था और इसे याद करने और समझने में ही उनकी बहुत सारी मानसिक ऊर्जा खर्च हो गई थी। हम बस इतना ही कर सकते हैं। वीर को अफसोस की एक टीस महसूस हुई, लेकिन ये जानकारी उसके लिए पचाने के लिए काफी थी। क्या ये साधना का प्राचीन मार्ग है? उसके मन में एक अजीब सा विचार आया और उसकी चेतना वापस अपने मूल रूप में लौट आई। अध्याय 462 प्राचीन साधना पथ का पुनरावलोकन। वीर धीरे धीरे जागा, उसकी आंखों में एक चमक सी जगमगा उठी। वह सीधा खड़ा था, उसके शरीर की गहराई से एक दमित आभा निकल रही थी, मानो किसी ज्वालामुखी की आभा हो, शक्तिशाली फिर भी संयमित, अपार जीवन शक्ति से भरपूर। जीन क्षमता जोड़ 3268। प्रारंभिक चरण में सार तत्व को ची में परिष्कृत करना। वीर ने तुरंत अपने भीतर एक महत्वपूर्ण बदलाव महसूस किया। जीन क्षमता में एक साथ 3000 से अधिक की वृद्धि तो हुई ही, साथ ही शरीर में एक समृद्ध ची ऊर्जा तंत्र भी प्रवाहित होने लगा, जो विशिष्ट मार्गों का अनुसरण करते हुए एक निरंतर चक्र बनाता है और लगातार पुनर्जीवित होता रहता है। यही प्राचीन साधना विधि है। वीर यह जानकर अचंभित रह गया कि वह अनजाने में दापिन तियान शियान साधना पद्धति के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और ऊर्जा में सार का शोधन के प्रारंभिक चरण की साधना तक पहुंच गया है। उन्होंने ध्यानपूर्वक आत्मचिंतन किया और फिर मुख्य बिंदु को समझ लिया। पता चला कि पौराणिक भ्रम में वीर ने पत्थर के बंदर का शरीर धारण कर लिया था और उसने स्वयं सन वुकोन की ज्ञान प्राप्ति की खोज का अनुभव किया था। स्टोन मंकी ने स्वयं धर्म का प्रदर्शन किया, दापिन तियान शियान साधना पद्धति के रहस्यों का एक एक करके विश्लेषण किया और वीर को प्राचीन साधना के सभी रहस्य बताए। किसी बात का आभास होते ही उसका शरीर स्वाभाविक रूप से हिलने लगा, एक साधक की प्रवृत्ति के साथ साधना अवस्था में प्रवेश कर गया, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करते हुए और उसे शीघ्रता से वास्तविक सार में परिष्कृत कर दिया। जब वीर ने समय देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह काफी देर से उस काल्पनिक भ्रम में डूबा हुआ था, लेकिन वास्तव में केवल 1 घंटे से भी कम समय बीता था। इतने कम समय में ही उनका दिमाग पूरी तरह से थक गया था, लेकिन उनकी साधना में तेजी से प्रगति हुई। वास्तव में उन्होंने औपचारिक रूप से प्राचीन साधना पद्धति में प्रवेश कर लिया, जो उनके शरीर में नदी की तरह प्रवाहित हो रही थी। क्या यही प्राचीन साधक का वास्तविक सार है? वीर मन ही मन आश्चर्यचकित था। टेलीपैथी के माध्यम से उन्होंने पाया कि यह एक ऐसी ऊर्जा थी जो मिथ जीन से पूरी तरह से अलग थी, जिसमें कोई विशेषता नहीं थी, बल्कि यह मानव जीवन क्षमता और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक शुद्ध संयोजन थी। फिर भी इसमें सभी चीजों को पोषित करने और क्षय को आश्चर्य में बदलने की शक्ति थी। जीन की शक्ति मानव शरीर में मौजूद मिथक जीन से उत्पन्न होती है, जो मांस और रक्त की कोशिकाओं में संचारित होता है। एक ही विचार से प्रेरित होकर ये लगभग सर्वव्यापी है। हालांकि इस साधना से उत्पन्न वास्तविक सार तत्व बिल्कुल अलग है। यह अदृश्य नाड़ियों में प्रवाहित होता है और एक प्रकार की असाधारण शक्ति है। लेकिन ये साधना प्रणाली वर्तमान मिथक जीन से पूरी तरह भिन्न है। यह मानव शरीर के भीतर अदृश्य नाड़ी मार्गों को खोलती है, जिससे एक चक्रीय पैटर्न बनता है। प्रत्येक मार्ग के भीतर ये स्पष्ट रूप से एक अलग प्रणाली है। दोनों बिना किसी संघर्ष के सहअस्तित्व में रह सकते हैं। वीर का दिल हिल गया। तो क्या इन दोनों दावों के लिए एक साथ अभ्यास करना संभव है? पौराणिक भ्रम के भीतर सन वुकोन का सारा साधना अनुभव उसी के भीतर समाहित था, यदि वह स्वयं साधना करता। दापिन तियान शियान साधना विधि सैद्धांतिक रूप से किसी को भी ची आत्मा रूपांतरण क्षेत्र तक साधना करने की अनुमति देती है, कोई समस्या नहीं। क्या हम प्राचीन मार्ग के पदचिह्नों पर फिर से चलेंगे? फीनिक्स को इसमें बहुत दिलचस्पी थी, क्योंकि यह उसकी ताकत बढ़ाने का एक अतिरिक्त साधन प्राप्त करने के बराबर था। मिथिकल एलीट बनने का मार्ग कई चरणों से होकर गुजरता है, जिसमें प्रत्येक जीन एक कदम आगे बढ़ने का प्रतिनिधित्व करता है। इसके लिए क्रमिक प्रगति और चरण दर चरण सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता होती है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई शॉर्टकट नहीं है। प्राचीन सड़क निर्माण की कुंजी समझ में निहित है। एक बार जब कोई दाव को समझ लेता है तो वह तुरंत ज्ञानोदय प्राप्त कर सकता है। ऐसी कहानियां मिथकों और किंवदंतियों में बहुतायत से मिलती हैं। चांगई का चंद्रमा पर जाना, लू डोनबिन का 3 साल बाद दाववादी पुजारी बनना, पूरे परिवार का स्वर्गारोहण होना, यहाँ तक कि मुर्गियों और कुत्तों का भी स्वर्गारोहण होना। अब जबकि उनके पास सन वुकोन का साधना अनुभव है, प्राचीन साधना मार्ग पर पुनः चलना निश्चित रूप से संभव है।
उस पौराणिक भ्रम का अनुभव करने के बाद उसे चक्कर आने लगे और मानसिक रूप से थकावट महसूस हुई, इसलिए उसने तुरंत आराम करना शुरू कर दिया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तब तक दिन का उजाला हो चुका था और मेरी ऊर्जा वापस आ चुकी थी। चूंकि वीर ने निर्णय ले लिया है, इसलिए अब और संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए तुरंत दापिन तियान शियान साधना विधि का उपयोग करके साधना शुरू करें। प्रारंभिक अवस्था में वास्तविक सार तत्व का परिष्करण होकर वह अभी भी बहुत कमजोर होता है। मजबूत होने के लिए उसे निरंतर स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना आवश्यक है। वास्तविक सार धीरे धीरे बाहर की ओर फैलता है, एक अदृश्य मार्ग खोलता है जो जब एक छोर से दूसरे छोर तक जुड़ता है तो ब्रह्मांड का एक पूर्ण चक्र बनाता है। वीर का मित जीन का मार्ग धीरे धीरे उन्नत क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और अभ्यास की गति उत्तरोत्तर धीमी होती जा रही है, जिसके लिए धीरे धीरे सुधार करने के लिए अथक प्रयास की आवश्यकता है। जब गु शिवलू ने शुरुआत ही की थी तब उनकी प्रगति बहुत तीव्र थी। सच्ची आत्मा नदी की तरह मांस और रक्त कोशिकाओं से जीवन ऊर्जा को अवशोषित करती है, आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करती है और उसे एक में विलीन कर देती है। धीरे धीरे मजबूत होती जाती है और स्पष्ट नदी चैनलों में प्रवाहित होती है। 12 नियमित मेरिडियन, 8 असाधारण मेरिडियन, रेन और डू मेरिडियन। ये शून्य से कुछ बनने की एक विचित्र विकासवादी प्रक्रिया है। वीर ने आध्यात्मिक अभ्यास के अपने पूर्व प्राप्त ज्ञान को मिलाकर तुरंत ही सही अर्थ को समझ लिया, जिसे असत्य का उपयोग सत्य की खेती के लिए करना कहा जाता है। मनुष्य नश्वर ही होते हैं और उनमें साधारणता से ऊपर उठने की बहुत कम क्षमता होती है। हालांकि प्राचीन साधना विधि के माध्यम से व्यक्ति स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके स्वयं को संयमित कर सकता है, जिससे एक चमत्कारी परिवर्तन होता है जो शरीर को उसके भौतिक रूप से पुनर्तः नया रूप देता है। इस प्रकार एक ऊर्जा संरचना का निर्माण होता है। यही मेरिडियन है। मूलतः मायावी होने के बावजूद यदि कोई व्यक्ति दिन प्रतिदिन साधना करता है तो यह वास्तविक हो सकता है, धीरे धीरे साधक के सार को दैवीयता की ओर रूपांतरित कर सकता है। ये प्राचीन चीनी आध्यात्मिक अभ्यास का सबसे गहरा रहस्य है। स्वर्ग को चुनौती देने के अनुरूप साधना करना, सत्य को साकार करने के लिए असत्य का सहारा लेना, अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण होना। मेरिडियन ऐसे अंग या ऊतक नहीं है जिनके साथ मनुष्य जन्म लेते हैं, वे केवल जीवन ऊर्जा के लिए एक प्रकार का छिपा हुआ प्रवाह मार्ग है। अब वास्तविक सार के संवर्धन के तहत मानव शरीर में पहले जिन मेरिडियन आरेखों को पहचानना मुश्किल था, वे सभी प्रकट हो गए हैं, जिससे परिसंचरण तंत्र के मेरिडियन का निर्माण हुआ है। वीर को टेलीपैथिक रूप से महसूस किया जा सकता है, वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और वास्तविक प्रतीत होता है। मेरिडियन के मार्ग जटिल और पेचीदा हैं, जिनमें मुख्य और असाधारण मार्ग, साथ ही असंख्य छोटे छिपे हुए मेरिडियन और दाव शामिल हैं, जिनकी संख्या आकाश के तारों के बराबर है। अपने भीतर सच्चे सार का संचार करना वास्तव में एक गहन और रहस्यमय सृजनात्मक प्रक्रिया है, जो अत्यंत जटिल है। क्षण भर में ही व्यक्ति को सच्चे सार के दर्जनों या सैकड़ों रूपांतरण करने पड़ते हैं। जरा सी भी गलती से सच्चे सार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे स्वयं को ही हानि हो सकती है। सर्वोत्तम स्थिति में ये व्यक्ति की मूल ऊर्जा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा और सबसे बुरी स्थिति में यह ऊर्जा विचलन का कारण बन सकता है। प्राचीन साधना के मार्ग पर अत्यंत सावधानी से चलना चाहिए, ये सुनिश्चित करते हुए कि मन किसी भी प्रकार के विचलित करने वाले विचारों से मुक्त हो। इसी कारण प्राचीन साधक अक्सर नश्वर जगत के हस्तक्षेप से बचने के लिए गहरे पहाड़ों और जंगलों में एकांतवास करते थे। इसे प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद वीर को सन वुकोंग जीन की साधना शक्ति की सीमा का भी पता चला। सन वुकोंग जीन दिमाग का विकास करता है, निरंतर परिवर्तनशील है और किसी भी चीज में सक्षम है। मन के हेरफेर के तहत व्यक्ति का वास्तविक सार पूरी तरह से उसके नियंत्रण में होता है और इच्छा अनुसार बदला जा सकता है। कल्टीवेशन जीन आपको किसी भी प्रकार की हलचल से मुक्त, शांति की स्थिति प्राप्त करने में मदद करता है। वास्तविक सार बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता है और साधना की गति सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक होती है। वीर के शरीर पर मौजूद वास्तविक मूल ऊर्जा ओरिजिन ची तेजी से घनी होती गई, जो एक भंवर की तरह लग रही थी जो आसपास की सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख लेती थी। वह पहले से ही साधना के एक महान गुरु थे। अन्य मामलों से निष्कर्ष निकालने की अपनी क्षमता के बल पर उन्होंने प्राचीन साधना मार्ग का अनुसरण किया। सन वुकोंग की प्रतिभा के साथ उन्होंने तेजी से प्रगति की और पौराणिक माया से प्राप्त हर चीज को अपने संसाधनों में बदल दिया। ये कृषि पद्धति समय के बीतने से अनभिज्ञ है।
आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर और ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है, जिससे स्वर्ग, पृथ्वी और मानवता के बीच एकता स्थापित होती है। ये शरीर की ऊर्जा खपत को निरंतर पूरा करती है, जो शिकार करने की तुलना में ऊर्जा की पूर्ति का कहीं अधिक उन्नत तरीका है। इसे स्वर्ग और पृथ्वी के सार को एकत्रित और परिष्कृत करना कहा जाता है। मानो किसी कोमल हवा से घिरे हुए वीर की ऊर्जा चीख की सांसें एक स्पष्ट गति से मजबूत होती गईं, उसका वास्तविक सार धीरे धीरे एक धारा से एक छोटी नदी में और अंततः एक विशाल नदी में परिवर्तित हो गया, जिससे एक ऐसी शक्तिशाली शक्ति का निर्माण हुआ जिसने जबरदस्त बल के साथ सभी बाधाओं को चकनाचूर कर दिया। सार तत्व को ची में परिष्कृत करना मध्य चरण, सार तत्व को ची में परिष्कृत करना अंतिम चरण। अध्याय 463 साधना का रहस्य। वीर जब जागा तो उसने खुद को हवा में पाया, उसे इसका एहसास भी नहीं था। आध्यात्मिक ऊर्जा एक भंवर में गर्जना करते हुए अजगर की कुंडली की तरह उसे हवा में उठा ले गई। उसके पूरे शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी, जिससे हवा में लहरें फैल रही थीं और वह अविश्वसनीय रूप से विकृत हो रही थी। उसने समय देखा और महसूस किया कि वह बिना जाने ही 1 महीने से एकांतवास में था, फिर भी उसे कोई शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। ये पौराणिक प्रथाओं से बिल्कुल अलग है, जो अवतार के भीतर मिथक जीन को मजबूत करने पर केंद्रित होती हैं। मंत्र साधना के प्राचीन अभ्यासी आत्म साधना और बाह्य जगत के महान चक्र का अभ्यास करते हैं, जिससे अदृश्य आध्यात्मिक ऊर्जा श्वास के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर पाती है। शरीर की ऊर्जा खपत की भरपाई होती है और उपवास की अवस्था में प्रवेश होता है। जब भोजन की आवश्यकता और स्वाद की इच्छा समाप्त हो जाती है, तो लोग आसानी से समय के बीतने को भूल जाते हैं और उसके प्रवाह से अनभिज्ञ हो जाते हैं। 1 महीने के एकांतवास के बाद वीर ने सन वुकोन के प्रशिक्षण अनुभव से प्रेरणा लेते हुए स्वयं को साधना में लीन कर लिया। दा पिन तियान शियान साधना विधि पुनर्जन्म की तरह सुचारू रूप से आगे बढ़ी और सीधे ऊर्जा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को पार कर गई। अंतिम चरण में पहुंचकर उसके पास पहले से ही पर्याप्त मात्रा में वास्तविक ऊर्जा मौजूद है। वीर ने वास्तविक सार और मिथक जीन की शक्ति के बीच के अंतर को सावधानीपूर्वक महसूस किया। पौराणिक जीन शक्ति के विपरीत, जो विविध और विभिन्न गुणों से युक्त होती है, सच्ची सार शक्ति में कोई गुण नहीं होते। ये शुद्धतम जीवन शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से निर्मित होती है। इसलिए वास्तविक सार की शक्ति स्वयं बहुत मजबूत नहीं है। सच्ची ऊर्जा की पूरी शक्ति को उजागर करने के लिए मंत्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। मंत्रों, हस्तरेखाओं और ताबीजों के माध्यम से और सच्ची ऊर्जा से प्रेरित होकर कोई भी चीजों की प्रकृति को बदल सकता है और इस प्रकार आकाश और पृथ्वी की शक्ति, जैसे हवा, पानी, गरज और बिजली को नियंत्रित कर सकता है। हालांकि जीन शक्ति एक प्राकृतिक असाधारण शक्ति है। एक बार जागृत होने पर इसका उपयोग लगभग पूरी तरह से सहज प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। ट्रू एसेंस और जीन पावर के बीच का अंतर कुछ हद तक पश्चिमी पौराणिक कथाओं में जादूगरों और तांत्रिकों के बीच के अंतर के समान है। एक तरीका है सहज ज्ञान की अंतर्निहित क्षमताओं का लाभ उठाकर अपने भीतर छिपी गहरी शक्ति को उजागर करना। दूसरा तरीका है ब्रह्मांड के सार का स्वायत्त रूप से विश्लेषण करना, जिससे स्वयं को रूपांतरित किया जा सके। एक है जागृति और दूसरा है सीखना। इन दोनों में कोई श्रेष्ठता या हीनता नहीं है, ये बस अलग अलग रास्ते हैं। प्राचीन काल में सड़क निर्माण एक निरंतर सीखने और आत्म सुधार की प्रक्रिया थी। वीर के पास अब दा पिन तियान शियान साधना विधि है, जिसमें उसने छोटी मोटी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं और जो वास्तविक सार से भरपूर है, लेकिन इस विधि का पूरा लाभ उठाने के लिए उसे अभी भी मंत्र सीखने की आवश्यकता है। एक ऐसी फिल्म जो सीधे तौर पर स्वर्गीय अमरलोक की सर्वोच्च विधि को संबोधित करती है, साधना तकनीकों के अलावा एक संबंधित मंत्र भी है। वीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाने लगा। उसके मन में अनेक तकनीकें और जानकारियां कौंध गईं, मंत्र, हस्त मुद्राएं और सच्ची ऊर्जा का प्रवाह। उसने उन सभी को याद कर लिया। अगले ही पल उसने अचानक अपनी आंखें खोली। उनमें लाल रोशनी चमक रही थी, मानो आग की लपटें जल रही हों। 9 अग्नि अभिशाप। स्वर्ग और पृथ्वी की यांग ऊर्जा वास्तविक अग्नि में परिवर्तित हो जाती है। प्रचंड अग्नि से ड्रैगन का जन्म होता है, मेरी आज्ञा का पालन करो। उसके हाथ फूलों के बीच उड़ने वाली तितलियों की तरह फुर्ती से हिल रहे थे और वह प्राचीन और तीखे स्वर में बोल रहा था। जैसे ही वह बोला, आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत सक्रिय हो गई और एक शक्तिशाली धारा के रूप में प्रवाहित होने लगी। उंगली के एक इशारे से आध्यात्मिक ऊर्जा के सूत्र आपस में गुंथ गए और बदल गए। धीरे धीरे एक अंडे के आकार का गोला बन गया, जो फिर साकार हो गया। उनमें से एक दांव है। उसके भीतर पतली पतली ज्वालाएं नाच रही थीं, मानो वे जीवित हों। अंग अंग अंग,
हवा से अजगर के मंत्रोच्चार की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। वीर की असली शक्ति जागृत हुई और अगले ही पल अग्नि ड्रैगन का अंडा फट गया, जिसमें से 9 अग्नि ड्रैगन बाहर निकले। झींगा की मूंछें, हिरण के सींग, अजगर के शरीर, मछली के शल्क, हर एक चीज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, मानो वे वास्तविक रचनाएं हों। जैसे ही वह प्रकट हुआ, 9 फायर ड्रैगन ने हवा में अत्यंत आनंदमय चीख निकाली और लगातार चक्कर लगाने लगा। वीर को अपने दिल में अचानक हलचल महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि उसकी आत्मा अदृश्य रूप से 9 अग्नि ड्रैगन से जुड़ी हुई है, जिन्हें वह अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकता है। डिस्क घुमाओ, इकट्ठा करो, बिखेरो। वंडाओदाओ की अदृश्य इच्छा शून्य से निकली और 9 अग्नि ड्रैगन उसके आदेश का पालन करते हुए, मानो उसकी भुजाओं द्वारा निर्देशित होकर गतिमान हुए। कभी वे एक दूसरे की पूंछों को काटकर अग्नि का घेरा बनाते थे, जो पहिए की तरह घूमकर सब कुछ नष्ट कर देता था। कभी वे एक दूसरे के ऊपर से गुजरकर अग्नि ड्रैगन की चक्की बनाते थे, जिससे शत्रुओं का गला घोंटकर उन्हें मार डालते थे। कभी वे 9 दिशाओं में स्थित होकर 9 अग्नि ड्रैगनों की ढाल बनाते थे, जिससे सभी को एक ही घेरे में फंसाकर मार डालते थे। 9 फायर्स ड्रैगन पर आधारित, ये बेहद बहुमुखी है और इसमें काफी शक्ति है। शुरुआती अनभिज्ञता से लेकर बाद में 9 ड्रैगनों की चपलता में महारत हासिल करने तक, वीर ने इसे बहुत जल्दी सीख लिया और मंत्रों को नियंत्रित करने में उत्तरोत्तर अधिक कुशल हो गया। उसे एक स्पष्ट एहसास हुआ, मंत्र विद्या का दांव आध्यात्मिक ऊर्जा के नियंत्रण और सच्चे सार के संचलन और परिवर्तनों पर जोर देता है, जिसके लिए मन की शक्ति के प्रति बहुत उच्च स्तर की संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। और वीर इसी चीज में माहिर है। मिथ जीन रोड और प्राचीन सड़क निर्माण परस्पर विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। मिथ जीन अवेकनिंग और एनहेंसमेंट के समान है, जबकि एंशिएंट पाथ साधना का अधिक आदिम और शुद्ध तरीका है। इन दोनों में कोई श्रेष्ठता या हीनता नहीं है, ये केवल अलग अलग रास्ते हैं जिन्हें अपनाया गया है। एक का रूपांतरण होता है, दूसरा स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्यों में महारत हासिल करता है। यदि इन दोनों को मिलाकर मानवता और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सके और आंतरिक और बाहरी एकीकरण प्राप्त किया जा सके, तो शायद मानव शरीर की सीमाओं को तोड़कर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अप्रत्याशित क्षेत्र तक पहुंचना संभव हो सकता है। वीर को स्पष्ट रूप से यह एहसास हुआ कि उसने साधना के सबसे गहरे रहस्य को समझ लिया है। इसके बाद उन्होंने अन्य मंत्रों के साथ प्रयोग करना शुरू किया, जैसे कि स्वर्गीय नदी हिम तकनीक, 12 सांसारिक शाखाओं रूपांतरण तकनीक और सप्तर्षि मंडल का निर्माण। सन वुकोंग जीन निरंतर परिवर्तनशील है। कल्टीवेशन जीन साधना के सार को समझता है, ये दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वीर स्टोन मंकी का पुनर्जन्म है। मंत्र सीखना बेहद आसान है और उसने जल्दी ही सब कुछ सीख लिया। 1 महीने के प्रशिक्षण के बाद वीर की जीन क्षमता 12,379 अंक पर वापस आ गई है और उसने अर्जित जीन अंक पुनः प्राप्त कर लिया है। इस बार वीर ने निर्णायक रूप से इसे सन वुकोंग जीन में शामिल कर लिया। इसके अपने गुण अचानक बदल गए हैं। नाम वीर, जीवन शक्ति 31,800, अर्जित जीन सन वुकोंग जीन 2, संवर्धन जीन 2, प्रतिभा जीन सुंदर बंदर राजा जीन 10, दाओ हृदय जीन 10। जीन क्षमता 2379। इसकी जीवंतता में फिर से वृद्धि हुई है और ये 30,000 का आंकड़ा पार कर गया है। इस समय तक वीर ने नस्लीय युद्ध से सीखे गए सभी सबक को आखिरकार आत्मसात कर लिया था। वह जानता था कि अपनी खेती में इतनी तेजी से सुधार के दौर में दोबारा प्रवेश करना मुश्किल होगा। उसे निरंतर और क्रमिक प्रयास पर निर्भर रहना होगा। इस समय केवल अमरता का अमृत ही शेष है। प्राचीन रसायन विद्या में महारत हासिल कर लेने के कारण वीर स्वाभाविक रूप से दूसरों की तरह कठिन प्रशिक्षण सहन नहीं कर पाता। हमें एक नई औषधीय गोली बनानी होगी। जैसे जैसे वीर की साधना आगे बढ़ी, उसने अपने भीतर भट्टी रसायन विद्या के वंश की विरासत को खोज निकाला। धीरे धीरे रहस्य खुलता जा रहा है और नई औषधियां और रसायन विद्या की तकनीकें एक एक करके सामने आ रही हैं। इस बार वीर की नज़र 10,000 परिष्कृत आत्मा की गोली नामक एक औषधीय गोली पर है। आत्मा की गोली होने के नाते यह अमरता की गोली से बस एक कदम दूर है, इसलिए इसके औषधीय प्रभाव स्वाभाविक रूप से अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। वीर के अनुमान के अनुसार फिलहाल केवल यही स्पिरिट पिल उसके लिए कारगर है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगीं और उसने विश्वविद्यालय के ऑनलाइन नेटवर्क से दुर्लभ औषधीय गोलियां मंगवा लीं। सामग्री के मेरिट अंक तेजी से घट रहे थे, जो देखते ही देखते 5.6 मिलियन तक गिर गए। ये कहना जरूरी है कि ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी के पास बहुत ही विशाल भंडार है,
जब तक आपके पास पर्याप्त मेरिट पॉइंट्स हैं, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। जल्द ही कमरा उन सामग्रियों से भर जाएगा। वीर ने हाथ हिलाया और एक विशाल बागुआ औषधि भट्टी जमीन पर गिर पड़ी। दिशा की असली अग्नि तेजी से धधक उठी और जल्द ही औषधि की सुगंध फैलने लगी। अध्याय 464 चारों छोटे बच्चों को ज्ञान प्रदान करना। स्वर्ग और पृथ्वी की महान भट्टी खुल गई और दिशा की सच्ची अग्नि प्रचंडता से जलने लगी। लपटें उड़ रही थीं और ऊष्मा तरंगें उठ रही थीं, जिससे आसपास का वातावरण प्रकाशित हो रहा था। वास्तविक अग्नि से सुसज्जित ये बहुमूल्य भट्टी पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु के 4 तत्वों से घिरी हुई 8 त्रिकोणों से युक्त होकर धीरे धीरे अपना वास्तविक रूप प्रकट करती है। उनके भीतर प्रेरणा का एक सैलाब उमड़ पड़ा, मानो ज्वार की लहरें उठ रही हों, मानो वे धीरे धीरे शाश्वत मौन से जाग रहे हों, और दिव्य प्रकाश चमक उठा। दवा बनाने वाली भट्टी की लपटें 3 गुना बढ़ गईं और लगातार आग उगलती रहीं। 9 पत्तों वाला सुनहरा फूल, उड़ने वाली ड्रैगन घास, अमर कड़वा बांस। औषधीय गोली प्रकृति की रचना है, जिसमें अनंत रहस्य समाहित हैं। इसके लिए आवश्यक सामग्रियां अत्यंत दुर्लभ और जटिल हैं। केवल ब्रह्मांड की विशालता और उसके असंख्य तारे ही विभिन्न औषधियों के उत्पादन के लिए आवश्यक जटिल वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। हालांकि तारों के बीच की विशाल दूरी का मतलब है कि इन औषधियों को इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा कार्य होगा। केवल ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी जैसी विशालकाय संस्था, एक अंतरतारकीय मानव ही उन सभी को एकत्रित कर सकती थी। वीर को सभी सामग्री को सुसज्जित करने के लिए 5 मिलियन से अधिक मेरिट पॉइंट्स की आवश्यकता पड़ी। भट्टी खोलो। उसने अपनी उंगली से अपने माथे को छुआ और अपनी कलाई को झटकते ही एक बैंगनी कमल की लौ उसकी हथेली में आ गिरी, जिसने पिलफनेस के भीतर धधकती आग के साथ एक अजीब संबंध बना लिया, जिसे वह दूर से नियंत्रित कर सकता था। 9 पंखुड़ियों वाला सुनहरा फूल, उड़ने वाली ड्रैगन घास। बिना कुछ कहे उसने दोनों मुख्य सामग्रियां एक साथ डाल दी। तीव्र अग्नि के नीचे ये शीघ्र ही राख में परिवर्तित हो गया, जिससे केवल तरल के 2 गुच्छे बचे, एक सोने का और एक चांदी का, जो एक अनोखी और ताज़ा सुगंध बिखेर रहे थे। ड्रैगन और बाघ आपस में लिपटते हैं और धीरे धीरे एक तरल बूंद का रूप ले लेते हैं, जो ताइची बॉल जैसा दिखता है। अमर कड़वा बांस। धातु जैसी चमक वाले भूरे काले रंग के बांस के एक टुकड़े को लपटों में डुबो दिया गया, चुपचाप परिष्कृत किया गया और उनमें समाहित कर दिया गया। सिल्वर सैप, स्टार वाटर, व्हाइट कैल्सेडोनी। वीर की तकनीकें लगातार बदलती रहती हैं। वे विभिन्न सामग्रियों को एक एक करके एक विशिष्ट क्रम में कुछ निश्चित तरीकों का उपयोग करके व्यवस्थित तरीके से रखते हैं। लौ का तापमान इतना बढ़ जाता है कि वह प्रचंड हो जाता है और अपने चरम पर पहुंच जाता है। गोली एक पूर्णतः गोलाकार गोले में बदल गई। उसके औषधीय गुण बिना किसी अशुद्धि के पूरी तरह से समाहित हो गए। अब केवल अंतिम चरण यानी तापमान निर्धारण ही शेष है। आग। पूरी दवा भट्टी में लपटें भर गईं, जिससे पूरा स्थान आग की चपेट में आ गया। भट्टी बंद करो। वीर ने अपने हाथों को जोर से एक साथ पटका और चूल्हे का ढक्कन जोर से बंद हो गया, जिससे गर्मी अंदर ही फंसी रह गई। 8 छिद्रों के माध्यम से आप एक गोलाकार वस्तु को तेजी से लुढ़कते और घूमते हुए देख सकते हैं। गोले की सतह पर मौजूद खुरदरापन वास्तविक आग से धीरे धीरे चिकना हो गया। वह अनोखी सुगंध धीरे धीरे फीकी पड़ गई और औषधीय प्रभाव तेजी से कम हो गए, मानो अमृत का पूरा होना निकट हो। अब पहले से कहीं ज्यादा हमें अपनी सतर्कता कम नहीं करनी चाहिए। दरअसल ये तो सिर्फ शुरुआत है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्पिरिट पिल अपनी बार बार की जाने वाली शोधन प्रक्रिया के लिए जानी जाती है, जिसमें औषधीय गुणों को हजारों बार बदलने के लिए वास्तविक अग्नि का उपयोग किया जाता है। ये बेहद थकाऊ और जटिल है और इसकी कठिनाई पिछली कीमिया विधि से 10 गुना अधिक है। जरा सी भी गड़बड़ी होने पर दवा की गोली फट सकती है। लेकिन वीर अब पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा। उसका दिमाग पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है और वह बारीकियों को कहीं अधिक बेहतर ढंग से समझ पाता है। वीर पूरी तरह से एकाग्रचित्त था। उसके हाथ फूलों के बीच उड़ने वाली तितलियों की तरह फुर्ती से चल रहे थे। वह अपनी अग्नि नियंत्रण तकनीकों से भट्टी की आग को कुशलतापूर्वक नियंत्रित कर रहा था, जिससे एक सुंदर और रहस्यमय लय उत्पन्न हो रही थी। पिल फनेस के भीतर की वास्तविक अग्नि भी दूरस्थ रूप से प्रतिध्वनित होती है, निरंतर फैलती और सिकुड़ती रहती है। इसकी शक्ति चुपचाप सभी चीजों को पोषित करती है और औषधीय मोती में व्याप्त हो जाती है। धीरे धीरे एक सुनहरी गोल औषधीय गोली का आकार उभरने लगा, जिससे बहुमूल्य प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। ये स्पष्ट रूप से कोई साधारण वस्तु नहीं थी। अमृत एकत्र करो। गु फैंग ने हाथ से एक मुद्रा बनाई और औषधि भट्टी खुल गई। एक सुनहरी औषधि चुपचाप उसके हाथ में आ गिरी।
औषधीय गोली पर एक दाव अंकित है। दाव के छल्ले इतने असंख्य हैं कि प्रत्येक दाव एक प्राचीन वृक्ष के वार्षिक छल्लों के समान दिखता है, जिनकी संख्या हजारों में होती है। प्रत्येक दाव शुद्धिकरण की सच्ची अग्नि द्वारा छोड़ा गया एक चिन्ह है। 10,000 दाव 10,000 शुद्धिकरण के समान है। हालांकि स्पिरिट पिल अन्य स्पिरिट पिलों की तुलना में सामग्री के मामले में विशेष रूप से कीमती नहीं है, लेकिन यह अपनी जटिल तकनीकों में उत्कृष्ट है, जो इसे अद्वितीय शुद्धता प्राप्त करने और विषाक्तता को कम करने के लिए परिष्कृत करती हैं। और वीर इसी चीज में माहिर है। उसने पूरे दिल और जान से प्रयास किया और एक ही झटके में सफलता प्राप्त कर ली। यदि आपका साधना स्तर अपर्याप्त है तो इसे पूरा करने के लिए औषधीय गोली का उपयोग करें। वीर की तीव्र प्रगति का यह एक प्रमुख लाभ है। उसने गोली को अपने हाथ में पकड़ा, यह महसूस करते हुए कि इसके औषधीय गुणों को पूर्णता तक परिष्कृत और एकीकृत किया गया है, और तुरंत अपना सिर पीछे झुकाया और इसे एक ही घूंट में निगल लिया। जब दवा की गोली पेट में प्रवेश करती है तो उसमें कोई जलन महसूस नहीं होती, बल्कि वह एक कोमल धारा में परिवर्तित हो जाती है जो पूरे शरीर में फैलकर कोशिकाओं को पोषण देती है। उसी समय वीर चुपचाप कल्टीवेशन जीन को सक्रिय करता है, आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित करता है और खुद को बेहतर बनाने के लिए दवा के साथ मिलकर काम करता है। जीन क्षमता +620+620+620। उनकी क्षमता में तेजी से वृद्धि हुई और वह जल्दी ही 5,000 से अधिक बढ़ गई। एक खुराक 5,000 है और यदि आप इसे लगातार 2 बार लेते हैं तो ये केवल एक ही एकवायद संक्रमण माना जाएगा। जीन ने आदेश दिया। जैसा कि उम्मीद थी, गोलियों का इस्तेमाल करना ही जीतने का सबसे कारगर तरीका है। स्टोन मन की बॉडी की शक्तिशाली शारीरिक संरचना कल्टीवेशन जीन के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करती है कि दवा के मुंह में प्रवेश करते ही उसके औषधीय प्रभाव पूरी तरह से पच जाएं। विद्यार्थी वीर, आपके द्वारा बनाए गए मिथक संरोध क्लब को 123,846 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कृपया इन्हें जल्द से जल्द संसाधित करें। इसी क्षण पहचान चिप से एक सूचना ध्वनि सुनाई दी। 120,000 आवेदन। क्या चल रहा है? वीर असमंजस में था, लेकिन चिप की जांच करने के बाद उसे कारण और परिणाम समझ में आ गए। पता चलता है कि 10 स्वर्गीय राजा ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय के अभिजात वर्ग के रूप में, प्रत्येक की असाधारण पृष्ठभूमि और मूल है। वे लंबे समय से ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और उनका अपना प्रभाव है। आम लोगों के लिए इसमें प्रवेश करना मुश्किल है, लेकिन वीर अलग है। एक नवागंतुक होने के बावजूद उसे दूसरे 10 स्वर्गीय राजाओं में से एक के रूप में चुना गया, जो अभूतपूर्व है। अन्य लोगों के विपरीत, जिनके अपने अपने गुट थे, वीर हमेशा अकेले काम करता था। यदि 10 स्वर्गीय राजा अपनी शक्तियों का केवल एक छोटा सा अंश भी प्रकट कर दें, तो भी एक साधारण व्यक्ति के लिए लंबे समय तक उसका आनंद लेने के लिए वह पर्याप्त होगा। वीर द्वारा स्थापित एकमात्र गुट होने के नाते मिथ कंटेनमेंट क्लब ने स्वाभाविक रूप से उन लोगों का ध्यान आकर्षित किया जिनके गुप्त इरादे थे। क्लब के परिचय में उल्लिखित जादुई औषधीय गोलियों ने ही उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हें बेहद उत्सुक बना दिया था। क्या अच्छी शराब के लिए झाड़ी की जरूरत नहीं होती? वीर ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। वह मिथ कंटेनमेंट क्लब की अचानक लोकप्रियता से आश्चर्यचकित तो था, लेकिन अचंभित नहीं था। हालांकि मिथक संरक्षण क्लब का दृष्टिकोण अभिजात्यवादी है, और यदि आप एक भी पौराणिक अवशेष प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपका चयन नहीं होगा। वीर ने चिप्स को इस तरह सक्षम किया कि वे बुद्धिमानी से और स्वचालित रूप से उन्हें फिल्टर कर सकें, जिससे मुझे और भी अधिक अत्यावश्यकता महसूस होने लगी। जैसे जैसे मिथकों को दूर करने वाले क्लब का विस्तार हो रहा है और व्यक्तिगत आध्यात्मिक अभ्यास की आवश्यकता बढ़ रही है, वैसे वैसे औषधीय गोलियों की कमी भी बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि मैं इच्छुक तो हूं, लेकिन इसे अकेले करने में असमर्थ हूं। समझ गया। वीर का दिल हिल उठा और अचानक उसके मन में एक अजीब सा विचार आया। उसने अपना हाथ हिलाया। औषधीय जड़ी बूटियों के विशाल संग्रह के बीच से 4 छोटी आकृतियां प्रकट हुईं। वे बच्चों जैसी दिखती थीं, लेकिन प्रत्येक के सिर पर एक अलग पन्ना हरे रंग का पत्ता था। ये वे 4 छोटे राक्षस थे जिन्हें वीर आदिम लघु लोक से लाया था, जिन सेंट चाय का पेड़, लिंगजी और हिमकमल। ये चारों परियां अभी अभी अस्तित्व में आई हैं और इनका दिमाग बच्चों जैसा है। इनकी अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा के अलावा इनकी बुद्धि बहुत उच्च स्तर की नहीं है। वीर हमेशा से इन्हें पालतू जानवर के रूप में रखता आया है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इनका कोई और उद्देश्य हो सकता है। दाव को जानने के लिए दापिन त्यान शियान साधना पद्धति में दानव सूचक मंत्र नामक एक मंत्र शामिल है,
जो राक्षसों की बुद्धि को बहुत बढ़ा सकता है और प्राचीन साधकों द्वारा बच्चों को ज्ञान प्रदान करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे आम विधि है। अपने ऊपर टकटकी लगाए चारों जोड़ी विस्मित आंखों को देखकर वीर ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, हाथ से एक चिन्ह बनाया और दूर से ही उसकी ओर इशारा किया। आध्यात्मिक ऊर्जा की एक विशाल लहर उसके भीतर समा गई और उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। चारों नन्हे मुन्नों के मन में साधना संबंधी अनगिनत ज्ञान उमड़ पड़ा और उनकी विस्मित आंखें स्पष्ट हो गईं, ज्ञान के प्रकाश से जगमगा उठीं। प्रणाम गुरुजी। वे अचानक ज्ञानोदय पाकर वीर की ओर देखने लगे और घुटनों के बल बैठ गए। वे अब धारा प्रवाह बोलने में सक्षम थे। वीर ने सिर हिलाया। दानव वध तकनीक के माध्यम से उनके दिमाग में रसायन शास्त्र का बुनियादी ज्ञान पहले ही समाहित हो चुका था। वह सोच रहा था कि दाव कितना प्रभावी होगा। मेरी रसायन विद्या का अनुसरण करो, उसने आदेश दिया। हाँ, चारों नन्हे लड़कों ने जवाब दिया। बेहद खूबसूरती से तराशी गई ये मूर्तियां काम शुरू करते ही बहुत कुशल हो गईं, ठीक वैसे ही जैसे लंबे समय से इस कला में निपुण फार्मासिस्ट होते हैं। एक एक करके उन्होंने बड़ी सटीकता से आध्यात्मिक औषधियों का चयन किया और उन्हें आसानी से संसाधित किया। अध्याय 465 मिथक का विश्लेषण। बंद रसायन विद्या कक्ष के अंदर 4 छोटी आकृतियां विभिन्न सुगंधित औषधियों के बीच लगातार व्यस्तता से इधर उधर घूम रही थीं। 3 तारकीय घास की डंठलें ले लो, 2 और सदाबहार चांदी के फूल तोड़ो। छोटी चाय, अपने सिर के ऊपर से एक चाय की पत्ती तोड़ो और मुझे दे दो। ... वीर पिलफनेस के सामने सीधा बैठा था और असली आग को नियंत्रित करते हुए लगातार अपने हाथों से मुद्राएं बना रहा था। चारों बच्चों ने उसके आदेशों का पालन किया और आज्ञाकारी रूप से प्रत्येक आध्यात्मिक औषधि के पौधे को रखा। सामग्रियों को सावधानीपूर्वक संसाधित किया जाता है और गोलियों में परिष्कृत करने के लिए सटीक रूप से गोली भट्टी में डाला जाता है। ये मूल रूप से पौधे हैं जो आत्मा बन गए हैं और औषधीय गुणों के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं। वे औषधीय पदार्थों की विशेषताओं को सटीक रूप से समझ सकते हैं, जो उनकी जन्मजात प्रतिभा है। राक्षसों में परिवर्तित होने के बाद उनके शारीरिक रूप बदल गए और उनके मूल रूपों से मिलती जुलती विशेषताएं धीरे धीरे कम होती गईं, जिससे वे 4 गोल मटोल शिशुओं में बदल गए, जो अत्यंत सुंदर ढंग से तराशे गए बच्चे थे और बेहद मनमोहक थे। परिणामस्वरूप उनकी बुद्धि में भी काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने अपनी सहज प्रवृत्ति पर काबू पा लिया है और अब वे वास्तविक अग्नि की शक्ति से भयभीत नहीं होते। उन्होंने अग्नि वशीकरण की कला भी सीख ली है और वे सबसे सरल दान शोधन तकनीक जानते हैं। इससे वीर का काम बहुत आसान हो जाता है। वह औषधीय गोली को परिष्कृत करने के बुनियादी चरणों को नियंत्रित कर सकता है और फिर महत्वपूर्ण क्षण आने पर स्वयं कमान संभाल सकता है। इससे उसका 80% से अधिक समय और ऊर्जा बच जाती है। ये चारों बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी बात है। रसायन शास्त्र की प्रक्रिया के दौरान वे रसायन शास्त्र के दौरान निकलने वाली औषधीय ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे उनकी अपनी राक्षसी ऊर्जा मजबूत हो जाती है। पौधों के सार से परिपूर्ण ये आध्यात्मिक ऊर्जा उनके मूल को भी मजबूत कर सकती है। इसका बाहरी प्रकटीकरण यह है कि चारों छोटे शरीर अमर गुरु की तरह निरंतर बढ़ते रहते हैं। महज 3 दिनों में किमियाग्री अचानक 1 साल बड़ी हो गई और उसका आकार भी बढ़ गया। चारों छोटे बच्चों के सहयोग से औषधीय गोलियों का उत्पादन काफी बढ़ गया है। धूल कम करने वाले क्रिस्टल, अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली, ड्रैगन टाइगर टेंडन परिवर्तन गोली। वीर द्वारा पहले इस्तेमाल की गई ये औषधीय गोलियां, जो अब उसके लिए लगभग बेकार हो चुकी थीं, उन्हें कुशलतापूर्वक एक एक करके परिष्कृत किया गया और पौराणिक नियंत्रण सुविधा की नींव में बदल दिया गया, जिससे एक भयंकर प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई। मिथ कंटेनमेंट क्लब में उल्लेखनीय गति से वृद्धि हुई है। औषधीय गोली के बदले में लोग बहुमूल्य पौराणिक अवशेष ला रहे हैं, जिन्हें अब वीर के सामने प्रदर्शित किया जाता है। पौराणिक अवशेष -798। जोखिम स्तर हल्का। विशेष भंडारण शर्तें सीलबंद, मनुष्यों की पहुंच से दूर। पौराणिक विशेषता का विवरण। एक प्राचीन लौकी के समान पूरी तरह से काला, जिसमें असाधारण गुणों वाला एक अज्ञात वायरस समाहित है। ये हवा में प्रजनन कर सकता है और महामारी फैला सकता है। यह महामारी 10,000 से अधिक जीवन शक्ति वाले साधकों के लिए घातक नहीं है, लेकिन 10,000 से कम जीवन शक्ति वालों के लिए घातक होगी। 10,000 और 1,000 के बीच जीवन शक्ति वालों के लिए जीवित रहने की दर 62% है। 1,000 और 100 के बीच जीवित रहने की दर 11% है। 100 से कम जीवन शक्ति वालों के लिए मृत्यु निश्चित है। उद्धरण चिन्ह।
वीर के हाथ में मिश्र धातु के खोल में बंद एक डिब्बा था, जिसके अंदर हथेली के आकार का एक काला लौकी था, जिससे एक भयावह और डरावनी आभा निकल रही थी। स्पष्टतः इस काले लौकी का पहले भी व्यापक अध्ययन किया जा चुका है और इसकी विशेषताओं को बहुत विस्तार से दर्ज किया गया है। लेकिन वीर के अपने तरीके हैं। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और मन की शक्ति काले लौकी में समा गई। उसे तुरंत ही एक उदास और अंधेरे स्थान में प्रवेश करने का एहसास हुआ, जो अशुभ ऊर्जा और घृणित दुष्ट शक्ति से भरा हुआ था। एक एक करके खूंखार कीड़ों की तरह दिखने वाले अंधेरे और भयावह जीव लालच और जीवन की लालसा से भरे हुए अंतरिक्ष में रेंगने लगते हैं। समस्या इसमें निहित है। लौकी उगाना। गू कीट कीटों में सबसे उत्तम होते हैं। कोशिका जितने छोटे होते हैं, फिर भी उनमें असाधारण विशेषताएं होती हैं, जिनमें जीवन का सार समाहित होता है। वीर इस रहस्य की गहराई में उतरता है और गू कीटों के रहस्यों को उजागर करता है। उसे लंबे समय से लुप्त पौराणिक ज्ञान का पता चलता है और यह सब उसके निरंतर विकास के लिए संसाधन बन जाता है। जीन क्षमता +280 +280 पौराणिक अवशेष 1029। खतरे का स्तर मध्यम। विशेष भंडारण व्यवस्था सुपरलोएसील। पौराणिक विशेषताओं का विवरण। एक टूटी हुई तलवार किरण स्कैनिंग के माध्यम से पता चला है कि यह पूरी तरह से कांस्य से बनी है, जिसके भीतर अज्ञात शिलालेख एक असाधारण संरचना बनाते हैं, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा का आंतरिक संचार होता है। एक बार मिथक जीन की शक्ति से भर जाने पर यह तलवार ऊर्जा को यादृच्छिक रूप से सक्रिय कर देगी। उद्धरण चिन्ह। वीर का दिमाग सर्वव्यापी है, जो टूटी हुई तलवार के भीतरी हिस्से में भी प्रवेश कर जाता है, एक ही प्रहार में। उसकी आंखों के सामने दाव के पैटर्न प्रकट हुए, जो तीव्र ऊर्जा से भरे हुए थे, मानो अनगिनत अद्वितीय दिव्य तलवारें उसके हृदय की ओर भेद रही हों, जिससे उसकी भौहों के बीच तीव्र दर्द हो रहा था। उसका हृदय भी एक तेज तलवार में बदल गया और उसने हमले का डटकर सामना किया। वूश। तलवारबाजी भयंकर थी, हर चाल और हर मुद्रा जानलेवा थी। यह तलवारबाजी की तकनीक है। वीर को एक बात का एहसास हुआ। उसका मनोबल बार बार टूटा, लेकिन वह हर बार संभल गया, कभी पीछे नहीं हटा और चुनौती का डटकर सामना किया। इस टूटी हुई तलवार में प्राचीन तलवार की शक्ति के अवशेष मौजूद हैं। इसके साथ जुड़ने से उसे तलवारबाजी और विनाश के सच्चे सार का अनुभव करने का अवसर मिलता है। यह उसके लिए युगों से परे, बिना हार के भय के, अपने मन में एक अद्वितीय तलवारबाज से लड़ने और युद्ध का भरपूर अनुभव प्राप्त करने के बराबर है। हर अनसुलझे मिथक का पर्दाफाश ज्ञान ही शक्ति है। इन सब चीजों ने संभावनाओं के विकास में योगदान दिया है। जीन क्षमता +368 वीर ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और अथक उत्साह के साथ बार बार अनुमान लगाया और हमला किया, जब तक कि अंततः उसे एक अवसर नहीं मिल गया और उसने तलवार तकनीक के निशान को चकनाचूर कर दिया। तायन तलवार तकनीक। उसने बिना किसी गुरु के तलवार चलाने की एक तकनीक में महारत हासिल कर ली और टूटी हुई तलवार ने अपना सारा आकर्षण खो दिया, मानो वह बेकार हो गई हो। इस समय तक उनकी जीन क्षमता एक ही बार में 5289 अंकों से बढ़ गई थी। ये कहना जरूरी है कि मिथकों का गूढ़ रहस्य सुलझाना वास्तव में एक अत्यंत कुशल साधना विधि है। वीर ने अपनी क्षमता को बढ़ाने का एक और तरीका खोज लिया है और वह एक बार फिर अपने पौराणिक अवशेषों के अध्ययन में तल्लीन है। पौराणिक अवशेष 666। खतरे का स्तर अत्यंत खतरनाक। विशेष भंडारण व्यवस्था, वैक्यूम उपचारित, सीधे देखने के लिए नहीं। पौराणिक विशेषताएं। ये प्राचीन दर्पण के समान है, जो प्राचीन काल की एक धरोहर है। इसमें सीधे देखना नहीं चाहिए, अन्यथा चेतना इसमें समाहित हो जाएगी और दर्पण की प्रतिकृति से युद्ध छिड़ जाएगा। यदि प्रतिकृति को पराजित नहीं किया जा सका, तो व्यक्ति हमेशा के लिए इसमें फंस जाएगा। कुछ लोगों ने जल्दबाजी में इसके भीतर गहराई तक प्रवेश किया है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी चेतना का नाश हो गया और मस्तिष्क मृत्यु हो गई। उद्धरण चिन्ह। मिराक्लोन। दिलचस्प। वीर को जरा भी डर नहीं था। सन वुकोंग जीन को मार गिराने के बाद उसे इस तरह की मन को वश में करने वाली शक्ति से जरा भी डर नहीं था। उसने सीधे आगे देखा और अगले ही पल उसे प्राचीन दर्पण से एक भंवर उठता हुआ दिखाई दिया, जिसका अनंत आकर्षण उसकी आत्मा को अपनी ओर खींच रहा था। जब वीर को होश आया, तो उसने खुद को एक अंधेरे और अंधकार में स्थान पर खड़ा पाया, जिसका न कोई ऊपर था, न कोई नीचे, न कोई आकाश था, न कोई धरती। आओ। एक उदास आवाज गूंजी।
वीर ने ऊपर देखा और ये देखकर चौंक गया कि उसका ही एक दूसरा रूप उसके सामने खड़ा है। उसका चेहरा गंभीर है, मानो वह उसके किसी कदम का इंतजार कर रहा हो। दिलचस्प, वीर मुस्कुराया। उसके हमले के सामने इतनी बेपरवाही दिखाने की हिम्मत पहले कभी किसी ने नहीं की थी। एक प्राचीन दर्पण से बना क्लोन इतना घमंडी कैसे हो सकता है? उसे आश्चर्य हुआ कि क्या दाव मौत को दावत दे रहा है, या फिर वे मौत को दावत दे रहे हैं। ये मुक्का खाओ। वीर के मन में एक विचार आया और वह बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा। क्लोन के साथ लड़ाई में पहले से ही संलग्न था। धमाका, क्लोन ने भी वैसा ही सपाट प्रहार किया। दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गईं और अलग हो गईं। दोनों ने 10-10 कदम पीछे लिए, न एक कदम आगे न एक कदम पीछे। ये तो और भी दिलचस्प होता जा रहा है। वीर मुस्कुराया क्योंकि उसका मुक्का अपने इच्छित प्रभाव को प्राप्त करने में विफल रहा। उसे एहसास हुआ कि क्लोन दर्पण उसकी क्षमताओं की हूबहू नकल करता प्रतीत होता है, जिससे वह एक आदर्श प्रशिक्षण साथी बन जाता है। उसने एक लंबी दहाड़ लगाई और पीछे हटने के बजाय वह आगे बढ़ा और क्लोन के साथ सीधे युद्ध में उलझ गया। दोनों पक्ष एक दर्पण के दो पहलुओं की तरह थे। उनकी चाल, ताकत, क्षमताएं बिल्कुल एक जैसी थीं, जरा सा भी अंतर नहीं था। वीर से लड़ना मानो खुद से ही लड़ना है। लेकिन यही वजह थी कि उन्हें लड़ाई में इतना मजा आता था। दो प्रतिद्वंद्वी टीमें जो एक दूसरे को अच्छी तरह जानती हैं, दिग्गजों का टकराव, किसी के भी जीतने की कोई संभावना नहीं है यदि वे एक दूसरे की चालों में कमजोरियों का पता नहीं लगा लेते हैं। केवल इसी तरह हम अपनी अधिकतम क्षमता को उजागर कर सकते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उनमें लगातार सुधार कर सकते हैं और जीतने का मौका पा सकते हैं। वीर के मन में एक अजीब सा संदेश कौंधा और वह खुद को रोक नहीं पाया और जोर से चिल्ला उठा, वाह कितना शानदार शव नाशक दर्पण है। पल भर में, बिल्कुल दिव्य, महज कुछ औषधीय गोलियों से उसने इतना बड़ा खजाना हासिल कर लिया था। भला वह इतना खुश क्यों नहीं होता? फिर से वीर हंसा और क्लोन से युद्ध करने के लिए फिर से नीचे कूद पड़ा। बैंग बैंग बैंग, मुक्के और लात ढोल की थाप की तरह जोरदार ढंग से टकरा रहे थे, एक भयंकर और रोमांचक लड़ाई में। जीन क्षमता जोड़ 510 जोड़ 510 जोड़ 510। अध्याय 466 असली और नकली वीर। महान ऋषि छड़ी तकनीक। दो एक समान आकृतियां भयंकर युद्ध में भिड़ गईं। उनकी लोहे की छड़ें बेतहाशा घूम रही थीं। दाव की परछाइयां एक के बाद एक टकरा रही थीं, हर तरफ चिंगारियां उड़ रही थीं और कुछ समय के लिए यह निर्धारित करना मुश्किल था कि कौन श्रेष्ठ है। महान ऋषि समुद्र में छलांग लगाते हैं। लोहे की छड़ लुढ़कती और घूमती रही, जिससे हवा में समुद्र की अंतहीन लहरों की तरह लहरें उठती रहीं, एक के बाद एक, मानो पूरी दुनिया को निगलने के लिए आ रही हो। स्वर्ग में तबाही। लोहे की छड़ को पकड़े हुए उसका शरीर घूमने लगा और उसने उसे घुमाते हुए आकाश में छड़ों की छायाएं फैला दी। उसने असीम शक्ति का प्रयोग करते हुए हर चीज को टुकड़े टुकड़े करने का लक्ष्य रखा। फ्लिप हेल। लोहे की छड़ एक लोहे के खंभे जितनी विशाल थी, जो आकाश तक पहुंचती हुई सीधी खड़ी थी, मानो वह अनंत पाताल लोक को भेद सकती हो। डॉट डॉट डॉट, आकृतियां फड़फड़ाने लगीं और लोहे की छड़ें आपस में टकराने लगीं। चालें एक जैसी हैं, ताकत एक जैसी है, गति एक जैसी है। दोनों बिल्कुल एक समान हैं, मानो उन्हें एक ही सांचे से बनाया गया हो। असली और नकली वीर के बीच एक भयंकर और बराबरी का मुकाबला चल रहा है। सन वुकोन की शक्ति। वू दाव। यदि आप मूव के साथ विजेता का निर्धारण नहीं कर सकते तो मिथ जीन की शक्ति को आजमाएं। वीर ने अपना हाथ हिलाया और मन की शक्ति उमड़ पड़ी, अनगिनत रूपों में रूपांतरित होकर पल भर में हवा, आग, गरज, बिजली और कई अन्य ऊर्जाओं का निर्माण हुआ जो नीचे गिर पड़ी। बूम बूम बूम। नकली वीर भी बिल्कुल पीछे नहीं हटा। उसका माथा चांदी जैसी रोशनी से चमक रहा था और उसने भी आगे बढ़ने के लिए भारी मात्रा में मानसिक शक्ति का प्रयोग किया, जो ऊर्जा के एक प्रचंड प्रवाह में परिवर्तित हो गई और नकली वीर से जोरदार तरीके से टकराए। हवा, आग, गरज और बिजली, ये सभी एक समान थे, आपस में टकराए, जिससे ऊर्जा की तरंगें उत्पन्न हुई जो सभी दिशाओं में फैल गईं, जिसके कारण दर्पण अंतरिक्ष तरंगों के रूप में विकृत हो गया। इस शवनाशक दर्पण में वास्तविकता को हूबहू दोहराने की क्षमता है। असली और नकली शरीरों की क्षमताएं बिल्कुल एक जैसी होती हैं। हालांकि इस शवनाशक दर्पण की शक्ति सहन करने की भी एक सीमा है। यदि आप नकली शरीर को पराजित नहीं कर सकते, लेकिन यदि आपकी शक्ति प्राचीन दर्पण की क्षमता से अधिक है, तो आप बलपूर्वक उसे भेद सकते हैं। लेकिन वीर को ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। यदि वह एक साधारण भ्रम को भी पराजित नहीं कर सकता, तो उसके वर्षों की साधना और अनगिनत खतरनाक परीक्षाएं व्यर्थ हो जाएंगी।
भले ही यह नकली शरीर उसी की प्रतिकृति हो, सक्षम लोग अपने मन को वश में कर लेते हैं। अक्सर एक किसान का सबसे बड़ा दुश्मन वह खुद ही होता है। आलस्य, उदासीनता, अहंकार, ये सभी नकारात्मक भावनाएं व्यक्तिगत प्रगति में बाधा डालती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वयं के झूठे स्व को भी वश में नहीं कर सकता, तो वह पारलौकिक अनुभव की बात कैसे कर सकता है। वीर के दिमाग में जवाबी उपायों को लेकर कई तरह के विचार चल रहे थे। असली और नकली क्लोन की क्षमताएं बिल्कुल एक जैसी होती हैं, उनमें वे सभी क्षमताएं होती हैं जो असली क्लोन में होती हैं। इसलिए इसे हराने का एकमात्र तरीका नए तरीके विकसित करना है। वीर का दिमाग हरकत में आया और उसने तुरंत अंधाधुंध हमला करना बंद कर दिया, अपने तरीकों पर विचार करने लगा और उन्हें समझने की कोशिश करने लगा। दिशा ट्रू फायर, लगातार बदलती तकनीकें, ग्रेट सेज स्टाफ टेक्निक। कई विधियां मेरे दिमाग में कौंध गईं और मैंने जल्दी से उन्हें संयोजित करना शुरू कर दिया, लेकिन फिलहाल मैं उनमें से कई को समझ नहीं पा रहा था। ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं। ये जानना कि दाओ सन वुकोन तीनों लोकों में एक दुर्जय योद्धा है जो युद्ध और विजय दोनों में सक्षम है, उसकी पूरी शक्ति केवल युद्ध में ही प्रकट हो सकती है। फिर से वीर ने अपने जैसे दिखने वाले नकली शरीर की ओर हाथ हिलाया और उस पर फिर से झपट पड़ा। असली और नकली क्लोन वर्चस्व हासिल करने के लिए कई तरह की रणनीति अपनाते हैं। यह एक बहुत ही अजीब सी अनुभूति है, मानो आप दर्पण के सामने खुद से ही लड़ रहे हों और आप दोनों एक दूसरे के तरीकों को पूरी तरह से जानते हों। खुद से सीधे तौर पर सामना करने का तरीका एक अनूठा अनुभव है। जीत हासिल करने की जल्दबाजी करने के बजाय वीर ने व्यक्तिगत रूप से इस तकनीक की शक्ति का अनुभव किया, जिसने उन्हें एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान किया और उनकी अपनी विधियों की उनकी समझ को गहरा किया। दिशा ट्रू फायर अपनी शक्ति में अद्वितीय है, हालांकि यह बहुमुखी और कुशल है, लेकिन इसमें शक्ति की कमी है। ग्रेट सेज स्टाफ तकनीक अत्यंत शक्तिशाली है, जो केवल बल से सभी तकनीकों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम है, लेकिन हाथ में असीम दिव्य लोहे के बिना इसकी क्षमता सीमित है। धीरे धीरे उन्हें अपनी पद्धतियों में खामियों का एहसास हुआ और ये खामियां वास्तविक जीन क्षमता और उनकी साधना की नींव में परिवर्तित हो गईं। जीन क्षमता जोड़ 680 जोड़ 680 जोड़ 680। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया, वीर को धीरे धीरे अपनी युद्ध क्षमताओं की सीमाओं और शक्तियों का एहसास होने लगा। उसके मन में अनेक अंतर्दृष्टियां एकत्रित हुईं और मात्रात्मक परिवर्तनों से गुणात्मक परिवर्तन हुए, जो धीरे धीरे उसके शरीर में गहराई से छिपी एक अद्भुत रूपांतरण में परिणत हुए, जो अब प्रकट होने ही वाला था। अरे ये लो, नकली वीर चिल्लाया और उसने लोहे की छड़ उठाकर उसके सिर पर दे मारी। औरा निर्मम और हिंसक है और उसके मन में हत्या करने का खौफनाक इरादा भरा हुआ है। उसका असली इरादा शासक को उखाड़ फेंकना, असली वीर को मारना और उसकी जगह खुद लेना था। इतने शक्तिशाली हमले के बावजूद वीर सिर झुकाए गहरी सोच में डूबा हुआ स्थिर खड़ा रहा और हमले से बचने की कोशिश करना भूल गया। तो बात ऐसी है, उसने खुद से बुदबुदाते हुए अचानक अपना सिर उठाया और अभूतपूर्व तीक्ष्ण निगाहों से अपने सिर पर लगे प्रहार को सीधे घूरते हुए एक जोरदार मुक्का मारा। एक साधारण मुक्का, फिर भी इसमें सारी मानसिक शक्ति समाहित है, जिसकी ताकत 10 लाख टन तक हो सकती है, और सब कुछ एक साथ मिलकर एक अद्भुत प्रभाव पैदा करता है। न हवा थी, न बारिश, न बिजली चमकी, न गरज हुई और न ही कोई असामान्य घटना हुई, लेकिन एक ही मुक्के से दर्पण का वह स्थान सचमुच एक टूटे हुए दर्पण की तरह टुकड़ों में बिखर गया। हालांकि औरा का हमला शक्तिशाली था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी एकाग्रता की कमी थी। एक ही बिंदु पर निशाना साधने से नकली वीर लोहे की छड़ सहित पूरी तरह से धुंधली छवियों में तब्दील हो गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। वीर अपनी तंद्रा से बाहर आया और उसे एहसास हुआ कि उसने किसी तरह होश संभाल लिया है और प्राचीन दर्पण को अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा है। ये दर्पण अब कोई पौराणिक अवशेष नहीं रहा। 666। अब इसे उसके द्वारा पूरी तरह से परिष्कृत कर दिया गया है, जिससे इसकी छाप और सारी जानकारी सामने आ गई है और कोई रहस्य बाकी नहीं बचा है। कॉर्प्स स्लेयर नामक ये क्षेत्र साधक की क्षमताओं की 100% प्रतिकृति बनाने की अनुमति देता है। आत्म युद्ध के माध्यम से नकली शरीर को अलग कर दिया जाता है और उपयोगकर्ता की क्षमताओं को अनुकूलित किया जाता है। वाह वाह, क्या खजाना है! शववध दर्पण के बारे में जानकर वीर अत्यंत प्रसन्न हुआ। हालांकि इस प्राचीन दर्पण में प्रत्यक्ष शक्ति नहीं है, फिर भी यह साधक की विधियों को अधिकतम सीमा तक अनुकूलित कर सकता है, जिससे यह अपने समकक्षों के बीच अद्वितीय शक्ति प्राप्त कर सकता है और अधिकांश विभाजित आत्मा कलाकृतियों से कहीं आगे निकल सकता है।
कुछ ही औषधीय गोलियों के बदले में ढेरों पौराणिक अवशेष प्राप्त किए जा सकते हैं, जिनमें से लगभग सभी किसी न किसी काम के होते हैं। पौराणिक ज्ञान को समझने की प्रक्रिया भी साधना का एक अनूठा रूप है। प्रत्येक पौराणिक अवशेष में निहित प्राचीन दाववादी भावना ने उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया के माध्यम से वीर को पौराणिक ज्ञान और मिथक जीन के सार की गहरी समझ हासिल करने की अनुमति दी, जो सभी वास्तविक क्षमता में परिवर्तित हो गई। 12 पौराणिक अवशेषों को शीघ्र ही समझ लिया गया, जिससे कुल 22,890 संभावित अंक प्राप्त हुए। वीर ने सन वुकोंग जीन और कल्टीवेशन जीन दोनों में अपना निवेश निर्णायक रूप से बढ़ाया और उन्हें एक साथ उन्नत किया। उसके डेटा एट्रीब्यूट्स में पूरी तरह से बदलाव आ गया है। नाम: वीर। जीवन शक्ति 42,900। अर्जित जीन: सन वुकोंग जीन 3, संवर्धन जीन 3। प्रतिभा जीन: सुंदर बंदर राजा जीन 10, दाव हृदय जीन 10। जीन क्षमता 6,780। सन वुकोंग जीन और कल्टीवेशन जीन दोनों को 3 अंक तक बढ़ाया गया है और उनकी ब्रेकथ्रू वाइटैलिटी 40,000 है, जो एक महत्वपूर्ण सुधार है। हालांकि पौराणिक अवशेष बेहद दुर्लभ हैं। औषधीय गोलियां विनिमय के लिए उपलब्ध होने के बावजूद बहुत कम लोग इन्हें खरीद सकते हैं। एक ही बार में इतनी सारी गोलियां प्राप्त करना तो सरासर असंभव है। किसी पंथ के अनुयायी का क्षेत्र जितना उन्नत होता जाता है, उतना ही वे क्रमिक परिश्रमपूर्ण प्रगति के माध्यम से सीखते जाते हैं। ये पंथ प्रथा का सामान्य नियम है। हालांकि जब से वीर ने अपना प्रशिक्षण शुरू किया है, वह हमेशा आक्रामक रहा है और उसे विस्फोटक वृद्धि की आदत हो गई है, इसलिए उसे शांत होना बहुत मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि हमें खेती का एक बिल्कुल नया तरीका ढूंढना होगा। वीर समाधान के बारे में सोचने लगा, लेकिन इससे पहले कि वे कोई प्रभावी तरीका सोच पाते, अचानक उनकी पहचान चिप पर मौजूद विशेष संचार चैनल के माध्यम से एक संदेश आया। अनन्या का होलोग्राफिक प्रोजेक्शन प्रकट हुआ और उसने गंभीर स्वर में बात की। वीर, क्या तुम दाव को जानते हो? ब्रह्मांड साधना सम्मेलन शुरू होने वाला है। अध्याय 467 ब्रह्मांड अभ्यास सम्मेलन। ब्रह्मांड अभ्यास सम्मेलन। अनन्या की बातों से वीर अचंभित रह गया और उसने दाव से पूछा, ये ब्रह्मांड प्रशिक्षण सम्मेलन किस लिए है? अनन्या ने अपनी उंगली से टैप किया और 10 टेराबाइट तक का एक अत्यधिक संपीड़ित डेटा पैकेट भेजा, फिर आराम से समझाना शुरू किया। ये ब्रह्मांड साधना सम्मेलन, जो हर 10 साल में आयोजित होता है, अंतरतारकीय मनुष्यों के बीच सबसे उन्नत और प्रतिष्ठित आयोजन है। ब्रह्मांड के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों द्वारा सह आयोजित ये सभी अंतरतारकीय विश्वविद्यालयों और साधना गुटों को भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। इस वर्ष इसकी 10वीं वर्षगांठ है। ब्रह्मांड साधना सम्मेलन का उद्देश्य अंतरतारकीय साधना संगठनों के बीच खुले आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना है, ताकि वे एक दूसरे को पौराणिक ज्ञान की कमी को दूर करने और उसे पूरा करने के लिए प्रेरित कर सकें, जिसका अंतिम लक्ष्य पौराणिक कथाओं में मौजूद कमियों को भरना है। उस समय अंतरतारकीय के सभी गुट एकत्रित होंगे, जिससे यह अभिजात वर्ग का एक वास्तविक जमावड़ा बन जाएगा। अंतरतारकीय इतिहास का सबसे भव्य और बहुप्रतीक्षित आयोजन। इसका पूरे अंतरतारकीय में सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। अनगिनत लोग इस साधना सम्मेलन में भाग लेना सम्मान की बात मानते हैं। ओह, पौराणिक ज्ञान के आदान प्रदान के लिए यह प्रशिक्षण सम्मेलन तो काफी अच्छा लग रहा है। वीर ने उत्सुकता से सिर हिलाया। अगर इंटरस्टेलर के सभी अभिजात वर्ग पौराणिक ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ एकत्रित हो जाए तो ये कितना अद्भुत दृश्य होगा। इसमें निश्चित रूप से अंतरतारकीय पौराणिक कथाओं की साधना में सबसे उन्नत अनुसंधान शामिल होगा और इसमें भाग लेने का अवसर उसके लिए बहुत आकर्षक होगा। लेकिन उनकी उम्मीदों के विपरीत अनन्या का चेहरा थोड़ा गंभीर था और वह सहज नहीं लग रही थी। ये तो बस पौराणिक ज्ञान का आदान प्रदान है, सीनियर झाओ इतने चिंतित क्यों हैं? वीर ने अपनी जिज्ञासा छिपाए बिना दाव से यह सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। अगर यह सिर्फ एक आदान प्रदान होता तो ठीक होता। अनन्या मुस्कुराए। तुम्हें दाव के बारे में पता होना चाहिए, साधकों के बीच सबसे सीधा संवाद अभ्यास के माध्यम से होता है। प्रत्येक गुट की युवा पीढ़ी व्यक्तिगत रूप से प्रतिस्पर्धा करेगी और रैंकिंग के लिए होड़ करेगी। ब्रह्मांड के शीर्ष 10 विश्वविद्यालय और अन्य गुट पुरस्कार के रूप में विभिन्न दुर्लभ खजाने प्रदान करेंगे। रैंकिंग जितनी ऊंची होगी, पुरस्कार उतना ही समृद्ध होगा। लेकिन यह वह बात नहीं है जिसकी मुझे चिंता है। मुझे जो बात चिंतित करती है वह ये है कि हम 10 स्वर्गीय राजाओं के रूप में अनिवार्य रूप से ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्रह्मांड साधना प्रतियोगिता बेहद प्रतिस्पर्धी है, सभी प्रतिभाशालियों के लिए एक मिलन स्थल है। हमें किसी भी कीमत पर अपने विद्यालय की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करना चाहिए।
मैं समझ गया। वीर को आश्चर्य नहीं हुआ बल्कि खुशी हुई। अनन्या के विपरीत उसकी आंखों में युद्ध की गहरी इच्छा झलक रही थी। आखिरकार वह पहले 10 स्वर्गीय राजाओं में से एक नहीं थे, इसलिए ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा और सम्मान सहित सभी कारकों पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरे राजा के रूप में उन्होंने ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय में युवा पीढ़ी का नेतृत्व करने की भारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। आध्यात्मिक अभ्यास के दृष्टिकोण से यह कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि एक अच्छी बात है, क्योंकि यह व्यक्ति को बाहरी हस्तक्षेप से यथासंभव बचने की अनुमति देता है। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मार्शल आर्ट की महारानी अनन्या को भी यह मामला पेचीदा लग रहा है। अगर वह इसे संभाले तो और भी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। वीर को केवल इस बात पर विचार करने की आवश्यकता थी कि वह व्यक्तिगत रूप से इस प्रशिक्षण सम्मेलन से क्या लाभ प्राप्त कर सकता है। उन्हें चिंता थी कि उनकी साधना धीरे धीरे रुक गई है और उन्हें तेजी से सफलता प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। अब उन्हें ऐसा शानदार अवसर मिला था, भला वे प्रसन्न क्यों न होते। उसकी उत्सुकता देखकर अनन्या ने एक बार फिर गंभीरता से दाव को याद दिलाया। जूनियर फैंग, द्वितीय स्वर्गीय राजा होने के नाते आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। प्रशिक्षण प्रतियोगिता में 10 स्वर्गीय राजाओं की प्रतिष्ठा सीधे तौर पर ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा निर्धारित करेगी। विफलता अत्यंत शर्मनाक होगी। इसके अलावा प्रशिक्षण प्रतियोगिता के परिणाम सीधे तौर पर अंतरतारकीय महाविद्यालय प्रवेश परीक्षा में प्रत्येक ब्रह्मांडीय विश्वविद्यालय और अंतरतारकीय विश्वविद्यालय के लिए प्रवेश सीटों की संख्या निर्धारित करेंगे। युवा पीढ़ी की रैंकिंग सीधे तौर पर विश्वविद्यालयों के शिक्षण स्तर को दर्शाती है। रैंकिंग जितनी ऊंची होगी उन्हें उतनी ही अधिक प्रवेश सीटें मिलेंगी। उसके शब्दों में चेतावनी का भाव था और वीर ने सिर हिलाया। अंतरिक्षीय ब्रह्मांड विशाल है और विलक्षण प्रतिभाएं असंख्य हैं। साधना में हमेशा कोई न कोई आपसे अधिक शक्तिशाली होता है। भले ही आपकी साधना कितनी भी अच्छी क्यों न हो, आपको कभी भी किसी प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंकना चाहिए। मिथक जीन में विविध और अप्रत्याशित क्षमताएं होती हैं। यदि किसी कमजोरी का फायदा उठाया जाए तो कमजोर के लिए बलवान को हराना असंभव नहीं है। इंटरस्टेलर में मौजूद सभी प्रतिभाशाली मानव एक साथ एकत्रित हुए, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में शक्तिशाली व्यक्ति सामने आए, जिनमें हर जगह ग्रैंडमास्टर मौजूद थे और ग्रेट मास्टर कुत्तों की तरह दुर्लभ थे। मेरा राज्य अभी भी बहुत कमजोर है। मुझे इसे जल्द से जल्द सुधारने की जरूरत है। वीर को एक बार फिर से बेचैनी महसूस हुई और उसने दाव से पूछा, सीनियर झाओ, ब्रह्मांड साधना सम्मेलन होने में कितना समय बचा है? हमारे पास तैयारी के लिए 3 महीने हैं। जहां तक मुझे पता है, बाकी 10 स्वर्गीय राजाओं ने भी आपातकालीन तैयारी शुरू कर दी है। ब्रह्मांड के अन्य 10 शीर्ष विश्वविद्यालय तो और भी सक्रिय हैं। उन्होंने अपने 10 स्वर्गीय राजाओं के चयन के लिए कोई नस्लीय युद्ध नहीं लड़ा। वे वर्तमान में साधना प्रतियोगिता के लिए सबसे मजबूत दावेदारों को चुनने के लिए कड़ी आंतरिक चयन प्रक्रिया चला रहे हैं। हम लापरवाह नहीं हो सकते। आपका मिथक संरोधक क्लब हाल ही में काफी तेजी से विस्तार कर रहा है, लेकिन ये सब बाहरी बातें हैं, इनमें ज्यादा ऊर्जा लगाने की जरूरत नहीं है। आखिरकार साधना ही असली मायने रखती है। साधक की शक्ति भीतर से आती है, बाकी सब बाहरी है। अनन्या, जो स्वयं इस स्थिति से गुजर चुकी थी, ने विनम्रतापूर्वक दाव को याद दिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर। ऐसी सच्ची सलाह तो केवल एक करीबी दोस्त ही दे सकता है, क्योंकि किसी को नाराज करना आसान होता है। वीर ने उसकी दयालुता की सराहना की, लेकिन वास्तविकता में पौराणिक अवशेष इतने दुर्लभ थे कि वह उन्हें कम से कम ही एकत्र कर पा रहा था, और अब वह उनमें ज्यादा मेहनत करने की योजना नहीं बना रहा था। पौराणिक अवशेषों की व्याख्या एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है जिसे कम समय में पूरा नहीं किया जा सकता है। ऐसे युग में जहां अपार शक्ति व्यक्ति के भीतर ही निहित है, वहां स्वयं की शक्ति ही मूलभूत है। वीर इस बात को अच्छी तरह समझ चुका था। वीर, ध्यान से देखो। आगे चलकर ये हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी हैं। इनमें से हर एक तारामंडल के प्रतिभाशाली लोगों की सूची में शीर्ष विशेषज्ञ है, और कुछ तो मुझसे भी ऊपर रैंक पर हैं। अनन्या को अनन्या की नेक मंशा समझ में आ गई, तो अनन्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ एक डेटा पैकेट भेजा और मुस्कुराते हुए कहा, वाह! उद्धरण चिन्ह। वीर ने तुरंत इसे देखने के लिए क्लिक किया। हुआशिया अंतरतारकीय गणराज्य के शुवान युवान तारामंडल में जन्मे जी योंगहेन कुनलुन विश्वविद्यालय की मार्शल आर्ट अकादमी में तीसरे वर्ष के छात्र हैं। उनका साधना स्तर ग्रैंड मास्टर है। उनकी जीवन शक्ति 800,000 से अधिक है और वे दैनिक तारामंडलीय प्रतिभाओं की सूची में प्रथम स्थान पर हैं।
उनकी उपलब्धियों में टावर ऑफ द हेवंस को पार करना और एक बाह्य आकाशगंगा प्रणाली में सफलतापूर्वक एक अभियान से बच निकलना शामिल है। साधकों की आंतरिक आदान प्रदान बैठक में प्रथम स्थान। यूरोपा एलायंस में इंग्लैंड के राजकुमार रयान पेनड्रैगन, सिंहासन के तीसरे उत्तराधिकारी, होली क्राइस्ट वॉर अकादमी के एक वरिष्ठ छात्र, ग्रैंडमास्टर स्तर के 600,000 से अधिक जीवन शक्ति वाले, स्टाररी स्काई प्रोडिजी लिस्ट की दैनिक रैंकिंग में 5वें स्थान पर, युद्ध रिकॉर्ड, आकाशगंगा का अपराजित चक्कर लगाना। डोंगहुआंग ताइगू, जिनका जन्म हुआशिया अंतरतारकीय गणराज्य के तायाओ तारामंडल में हुआ था, बुझो विश्वविद्यालय की जीन अकादमी के वरिष्ठ छात्र हैं। उनकी साधना का स्तर ग्रैंडमास्टर है और उनकी जीवन शक्ति 600,000 से अधिक है। तारा में आकाश प्रतिभा सूची में उनका 9वां स्थान है। उनका रिकॉर्ड, स्वर्ग के टावर को पार करने से केवल 10 मंजिल दूर। हुआशिया अंतरतारकीय गणराज्य में साधकों की आंतरिक आदान प्रदान बैठक में उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। इस सूची में शामिल सभी प्रतिद्वंद्वी बेहद शक्तिशाली हैं, जिनमें से प्रत्येक कम से कम ग्रैंड मास्टर के स्तर की साधना रखता है, और उनकी जीवन शक्ति 100,000 इकाइयों में मापी जाती है, जो उन्हें अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बनाती है। उनकी रैंकिंग अनन्या से ऊपर है। वीर अनन्या को बहुत अच्छी तरह जानता था। ब्रेकथ्रू का ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचना कुछ ही महीनों में संभव हुआ है। मार्शल आर्ट की महारानी होने के बावजूद उसकी जीवन शक्ति इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगी। उसे खुद भी जीत का पूरा भरोसा नहीं है, वीर की तो बात ही छोड़िए। आपको ये पता होना चाहिए कि दाओ की वर्तमान जीवन शक्ति अभी भी 100,000 तक पहुंचने से पहले एक बहुत बड़ी बाधा है जिसे पार करना होगा। वीर को चिंता होना स्वाभाविक था। 10 स्वर्गीय राजाओं में एकमात्र महान गुरु होने के नाते उनकी कमजोरी उनके निम्न साधना स्तर में निहित है। जीवन शक्ति में मौजूद यह विशाल अंतर ऐसा है जिसे सबसे रहस्यमय और चतुर पौराणिक मार्ग भी पाट नहीं सकता। यदि वह ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय की सुरक्षा में सबसे कमजोर कड़ी बन जाता है, तो यह वीर को अस्वीकार्य होगा। 3 महीने और, बस बहुत हो गया। वीर की निगाहें दृढ़ थीं, और उसने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जिसके बारे में किसी और को पता नहीं था। फिर उसने दाओ की ओर मुड़कर पूछा, वरिष्ठ झाओ, ये ब्रह्मांड साधना सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? इतना भव्य आयोजन किसी गुमनाम जगह पर तो नहीं हो सकता, है ना? अनन्या भी हंस पड़ी, बेशक। इस आयोजन का स्थल वास्तव में ब्रह्मांड का एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट टूर्नामेंट है, पवित्र भूमि। कुछ सोचने के बाद वह एक पल के लिए रुकी, फिर धीरे धीरे 3 शब्द बोले। शाओलिन स्टार। अध्याय 468 पुनः प्रारंभ। शाओलिन स्टार। वीर हैरान था और आगे क्या होगा इसका इंतजार करने लगा। अनन्या धीरे धीरे बोलने लगी, शाओलिन तारा प्राचीन पृथ्वी से उत्पन्न एक मार्शल आर्ट शक्ति है, जिसे स्वर्ग के सभी मार्शल आर्टों का उद्गम स्थल माना जाता है। ये वर्तमान में हुआशिया अंतरतारकीय गणराज्य के अंतर्गत स्थित है और इस पर शाओलिन तारा नामक एक अद्वितीय ग्रह है। यह एक बहुत ही विचित्र ग्रह है जिसका गुरुत्वाकर्षण सामान्य गुरुत्वाकर्षण से 100 गुना अधिक है, जिसका अर्थ है कि इस पर प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने वजन का 100 गुना भार वहन करना पड़ेगा। यहाँ पीढ़ियों से चली आ रही कई प्राचीन मार्शल आर्ट के साथ साथ नव विकसित जीन मार्शल आर्ट भी हैं, जो अविश्वसनीय रूप से गहन है। कहा जाता है कि इस प्रशिक्षण प्रतियोगिता में शाओलिन मंदिर ने शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार के रूप में कई गुप्त जीन मार्शल आर्ट प्रकट किए हैं। ये प्रशिक्षण प्रतियोगिता पहले से कहीं अधिक कठिन होगी और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये बुरा नहीं है। वीर ने थोड़ा सिर हिलाया, आश्चर्य से ज्यादा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए। इनाम गौण है। प्रशिक्षण सम्मेलन जितना भव्य होगा, प्रतिस्पर्धा उतनी ही तीव्र होगी, चुनौती उतनी ही बड़ी होगी, और यह किसी व्यक्ति की क्षमता को उतना ही अधिक उजागर कर सकता है। पौराणिक साधना और क्षेत्र ए में सफलता प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। ये सोचना कि आप महज 3 महीनों में किसी बड़े क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं, अगर यह बात फैल जाए तो शायद बहुत से लोग कहेंगे कि यह एक कोरी कल्पना है। लेकिन वीर ने इसे अमल में लाया। उसने एक पल सोचा और दाव से पूछे बिना नहीं रह सका, वरिष्ठ झाओ जी उंगहेंग ने जिस स्वर्ग के टावर को पार किया है, वह किस तरह की जगह है? यहाँ तक कि दैनिक रैंकिंग में 8वें स्थान पर रहने वाला डोंगहुआंग ताइगू भी इसे पार नहीं कर सका। क्या तुम वहां जाना चाहते हो? अनन्या ने उसकी मंशा को एक नजर में ही भांप लिया। वीर ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। वह साधना के लिए एक दुर्लभ और उल्लेखनीय स्थान प्रतीत होता है। यह असाधारण से भी कहीं बढ़कर है। अनन्या ने दाव से धीरे से कहा, स्वर्ग की मीनार, जिसका आधिकारिक नाम तारा में आकाश बेबीलोनियन स्वर्ग की मीनार है,
प्राचीन काल में दिव्यलोक और मानव जगत को जोड़ती थी, ऐसा उत्खनित पौराणिक अभिलेखों में पाया गया है। उस समय दिव्य प्राणी एक साथ रहते थे, जिसके कारण मनुष्यों का देवताओं के प्रति श्रद्धा भाव कम हो गया। क्रोधित होकर स्वर्ग के देवता ने स्वर्ग की मीनार को तोड़ दिया, जिससे दिव्य लोक और मानव लोक अलग हो गए। तारा में आकाश स्वर्ग की मीनार बेबीलोनियन स्वर्ग की मीनार के आधार पर डिजाइन की गई है, नवीनतम तकनीक से निर्मित है और इसमें 10,000 मंजिलें हैं। प्रत्येक मंजिल एक अलग शहर और मानव बस्ती के बराबर है, जिसमें अंतरतारकीय ब्रह्मांड के सभी हिस्सों से कुलीन साधक निवास करते हैं। प्रत्येक स्तर की रक्षा अलग अलग शक्तिशाली साधक या ब्रह्मांडीय दानव करते हैं, जिससे यह मूल रूप से 10,000 मंजिला अखाड़ा बन जाता है, जहां लगातार भयंकर युद्ध होते रहते हैं। हालांकि प्रत्येक स्तर को पार करने पर मिलने वाले पुरस्कार बेहद उदार हैं, जो अनगिनत साधकों को आकर्षित करते हैं जो उत्सुकता से खुद को चुनौती देते हैं। दाव को जानने के लिए अरबों खरबों अंतरतारकीय मनुष्य हैं, और भले ही 10,000 में से केवल एक ही साधक बने, फिर भी उनकी संख्या अरबों में है। हर कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकता। स्वर्ग का ये टावर अनगिनत अंतरतारकीय साधकों को साधना संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का समान अवसर प्रदान करता है, जिससे ये बेहद प्रतिष्ठित हो जाता है। पूरे इंटरस्टेलर के सामने खुलेआम। ये तो दिलचस्प है। वीर जैसे जैसे सुनता गया, उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई। टावर ऑफ द हेवंस के प्रत्येक स्तर का एक संरक्षक होता है, जो उसी स्तर का अत्यंत शक्तिशाली साधक होना चाहिए। यदि कोई टावर ऑफ द हेवंस के सभी 10,000 स्तरों को पार कर ले, तो इससे प्राप्त होने वाला साधना कौशल अतुलनीय होगा। क्या यही वह चीज नहीं है जो मैं चाहता था? अनन्या ने उसके फैसले को भांप लिया और उसे आगे समझाने की कोशिश नहीं की। अंतरतारकीय साधना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, जो पौराणिक अभ्यास के मध्य से उच्च स्तर तक पहुंचता है, के पास अपने अपने अवसर और प्रतिभाएं हो सकती हैं, लेकिन एक बात उनमें बिल्कुल समान है। उनमें से प्रत्येक के पास एक ऐसा विश्वास होना चाहिए जो अनगिनत परीक्षाओं और कठिनाइयों के माध्यम से दृढ़ हुआ हो और जिसे बाहर से हिलाना मुश्किल हो। लेकिन उसने फिर भी गंभीरता से दाव को याद दिलाया, बीच में चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 3 महीने के भीतर शाओलिन स्टार में हमसे मिलना ही होगा। बिल्कुल, वीर ने सहमति में सिर हिलाया। ओह, तुम इतने आत्मविश्वासी हो। अनन्या ने पलटवार किए बिना नहीं रह सकी। तुम्हें दाव के बारे में पता होना चाहिए। स्वर्ग का टावर कोई साधारण साधना संप्रदाय नहीं है, इसमें से रास्ता खोलने के लिए कम से कम ग्रैंड मास्टर स्तर की साधना। जी योंगहेंग ने भी इस पर पूरा 1 साल बिताया, और आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं। समय बहुत कम है। वीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देने के बजाय पूछा, अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि यह अच्छा है या नहीं? उद्धरण चिन्ह। लेकिन उन्हें पूर्ण विश्वास था सन वुकॉन के बारे में। उन्होंने मिड जीन की विकास क्षमता पर कभी संदेह नहीं किया था। हमें लड़ने और जीतने में सक्षम होना चाहिए। अंततः वे अजेय होंगे। सन वुकॉन का सत्ता का मार्ग कठिन प्रशिक्षण से नहीं, बल्कि भयंकर लड़ाइयों और निरंतर संघर्ष से प्रशस्त होता है, जिससे वह प्रत्येक लड़ाई के साथ और अधिक मजबूत होता जाता है और अनंतता की ओर अग्रसर होता है। पर्याप्त अवसर मिलने पर वीर को विश्वास है कि वह थोड़े ही समय में सराहनीय स्तर तक पहुंच सकता है। क्या हम इसे आजमा कर देखें? अनन्या ने वीर के विचारों को समझते हुए मन ही मन बुदबुदाया और हल्की सी मुस्कान दी। बिल्कुल सही। हम जैसे साधक इतनी आसानी से पीछे कैसे हट सकते हैं? कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। उसने अचानक विषय बदलते हुए कहा, जूनियर फैंग, आपके मिथ कंटेनमेंट क्लब में औषधीय गोलियों की आपूर्ति हाल ही में अचानक बहुत बढ़ गई है। क्या आप मुझे एक बैच दे सकते हैं? मेरा झेनेवू समाज एक मार्शल आर्ट क्लब है और जीन गोलियों का एक प्रमुख उपभोक्ता है। आप पहले से ही ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय में एक जाने माने ग्रैंड मास्टर कीमियागर है, इसलिए गुणवत्ता की गारंटी है और आपूर्ति मांग के अनुसार नहीं हो पा रही है। आप इन्हें विश्वविद्यालय के बाहर से खरीद ही नहीं सकते, इसीलिए मुझे आपसे व्यक्तिगत रूप से एक बैच खरीदना होगा। अगर सीनियर झाओ की कोई गुजारिश है तो कोई दिक्कत नहीं। इतने लंबे समय तक कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के कारण वे एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वीर स्वाभाविक रूप से इतनी छोटी गुजारिश को मना नहीं करेगा। उन्होंने एक सूची भेजी। ये उन औषधीय गोलियों के नाम हैं जो मैं फिलहाल उपलब्ध करा सकता हूं। कृपया एक नज़र डालिए, महोदय। इस सूची में दवा की गोली का नाम और कीमत शामिल है। यहां तक कि भाइयों को भी हिसाब किताब साफ सुथरा रखना चाहिए। हालांकि वह और अनन्या काफी करीब हैं, फिर भी हर बात का स्पष्ट हिसाब किताब होना जरूरी है। सिद्धांतों का त्याग नहीं किया जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि दाव जिस औषधीय गोली को वर्तमान में तैयार कर रहा है,
उसकी ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय में पहले से ही बहुत मांग है। वह इतनी सारी सीटें इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि अनन्या का चेहरा बहुत आकर्षक है। अगर वह उन्हें मुफ्त में दे देता तो ये बहुत अनुचित होता। ये हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है। अनन्या एक समझदार महिला थी और इस सिद्धांत को भली भांति समझती थी। संतुष्ट होकर उसने सूची पर क्लिक करना शुरू किया। मुझे 100 धूल कम करने वाले क्रिस्टल, 20 ड्रैगन टाइगर टेंडन बदलने वाली गोलियां और 10 अमरता की गोलियां दें। एक कंपनी प्रमुख होने के नाते उनसे यही उम्मीद की जाती है कि वे बेहद धनी और शक्तिशाली हैं। यहाँ तक कि उनकी बहुमूल्य औषधीय गोलियां भी 10-10 की इकाइयों में बेची जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारी मात्रा में लेन देन होता है। अनन्या ने बिना किसी झिझक के सीधे 12 मिलियन मेरिट पॉइंट्स ट्रांसफर कर दिए। सभी औषधीय गोलियां स्टॉक में थीं और वीर ने रोबोटों का उपयोग करके उन्हें सीधे पहुंचाया। लेन देन सुचारू रूप से संपन्न हुआ। तो फिर 3 महीने बाद शाओलिन स्टार में मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप टावर ऑफ द हेवंस को सफलतापूर्वक पार कर लेंगे। अनन्या मुस्कुराए। लगातार चल रहे नस्लीय युद्धों के बीच जब उसकी जान खतरे में थी, वह पहले ही अर्चन को पार कर चुकी थी और ग्रैंडमास्टर क्षेत्र को सफलतापूर्वक पार कर चुकी थी, जिससे उसके लिए स्वर्ग के टावर में जाना अनावश्यक हो गया था। इसलिए वह इस बात को लेकर बेहद उत्सुक थी कि वीर अपने ग्रैंडमास्टर स्तर की साधना के साथ स्वर्ग के टावर में कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। हमें 3 महीने बाद ही निश्चित रूप से पता चलेगा। होलोग्राफिक प्रक्षेपण गायब हो गया। वीर शांत हो गया और तुरंत काम पर लग गया। उन्होंने सबसे पहले अपने हुआगुओ शान स्टारशिप को संशोधन के लिए भेजा, जिसकी लागत उन्हें लगभग 10 मिलियन सोने में पड़ी। अंतरतारकीय नेटवर्क का उपयोग करते हुए उन्होंने टावर ऑफ द हेवंस का पता लगाया है, जो बहुत दूर है, लगभग मिल्की वे आकाशगंगा के दूसरी ओर पूरी आकाशगंगा में फैला हुआ है। हुआगुओ पर्वत का मूल ऊर्जा स्रोत इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए अपर्याप्त था। अंतरतारकीय प्रौद्योगिकी की दक्षता के बावजूद वीर को संशोधित जहाज प्राप्त करने के लिए केवल एक पूर्ण जीनियस की प्रतीक्षा करनी पड़ी, जो पहले ही पूर्ण रूप से रूपांतरित हो चुका था। चांदी के रंग के शटल के आकार के इस अंतरिक्ष यान में दोनों तरफ पंख लगे थे और इसमें शक्तिशाली आयन जेट थ्रस्टर थे, जो इससे सामान्य स्पेस टाइम में भी प्रकाश की गति के 2/3 तक गति प्रदान कर सकते थे। हुआगुओ पर्वत, रवाना हो जाओ। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी में संक्षिप्त तैयारी और अपनी जानकारी दर्ज कराने के बाद वीर ने तुरंत अंतरिक्ष यान को रवाना कर दिया। वह एक बार फिर से अपनी यात्रा शुरू करता है, एक और अज्ञात सफर पर निकल पड़ता है। सिल्वर शटल अंतरिक्ष यान चांदी की बिजली की एक लकीर में बदल गया, वर्महोल को चीरते हुए दूर स्थित मिल्की वे आकाशगंगा की ओर बढ़ गया और अपने पीछे प्रकाश की एक लकीर छोड़ गया। समय और स्थान में उत्पन्न तरंगे लंबे समय तक बनी रहीं। अध्याय 469 स्वर्ग के टावर पर पहला आगमन। विशाल तारों भरे आकाश में एक विशालकाय मीनार अंतरिक्ष में तैरती हुई दिखाई देती है, जो ब्रह्मांड में फैली हुई है, राजसी और विस्मयकारी, अनगिनत तारों के प्रकाश में नहाई हुई, चकाचौंध और दीप्तिमान। इस मीनार पर हर जगह मानव प्रौद्योगिकी के निशान दिखाई देते हैं। इसका आकार तारों से भी बड़ा है, जो इसे सृष्टि का एक सच्चा चमत्कार बनाता है। और यह सब एक नश्वर प्राणी के नन्हे हाथों से संभव हुआ है। एक बार अत्याधुनिक तकनीक का प्रदर्शन हो जाने के बाद इसमें एक ऐसी विश्व विघटनकारी शक्ति भी होती है जिसकी कल्पना इसे अपनी आंखों से देखे बिना करना कठिन है। एक मोटी, कठोर ऊर्जा ढाल ने विशाल टावर की रक्षा की, जिसने सभी ब्रह्मांडीय किरणों और उल्कापिंडों के प्रभाव को रोक दिया, जो इसे ब्रह्मांड की अधिकांश आपदाओं से बचाने के लिए पर्याप्त था। एक छोटा, चांदी जैसा अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में चुपचाप तैरता हुआ, बिना कोई आवाज किए पास आ रहा था। विशाल टावर के सामने वह धूल के एक कण जितना ही नगण्य था। अंतरिक्षीय महान दीवार की भव्यता को देखने के बावजूद वीर अभी भी स्वर्ग के टावर को देखकर बेहद विस्मयचकित था। पहली नजर में ये विशाल इमारतें दूर दूर तक फैली हुई दिखाई देती हैं, मानो सीधे आसमान की ओर बढ़ रही हों। प्रत्येक मंजिल जगमगाती रोशनी से भरी हुई थी, मानो एक पूरी दुनिया हो जिसमें आकृतियां इधर उधर झिलमिला रही थीं। अंतरिक्ष यान बाहरी अंतरिक्ष से टूटते तारों की तरह सभी दिशाओं से आकर स्वर्ग के टावर के अंदर और बाहर आवागमन करते हुए एक हलचल भरा और शोरगुल वाला दृश्य बना रहे थे। वीर ने अंतरिक्ष यान को तेजी से लक्ष्य की ओर मोड़ा। थोड़ी देर बाद एक अलार्म बजा, अज्ञात यात्री कृपया सावधान रहें। ये स्वर्ग का टावर है। कृपया तुरंत अपने मूल स्थान की जानकारी दें, अन्यथा यदि आप स्वर्ग के टावर की ऊर्जा ढाल के पास पहुंचे तो हम आप पर हमला करेंगे। वीर ने तुरंत अपने अंतरिक्ष यान की जानकारी प्राप्त की और उसे भेज दिया। शीघ्र ही उत्तर आ गया, कृपया निरीक्षण के लिए दिए गए संकेतों का पालन करें।
वीर कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपना अंतरिक्ष यान शुरू किया और जल्दी से एक विशाल गोदी पर पहुंच गया। जैसे ही दरवाजा खुला, तन कपड़ों में सजे गार्डों का एक समूह रोबोटों की एक टीम को लेकर अंदर घुस गया और भेड़ियों और बाघों की तरह दिखते हुए जबरदस्ती अंदर घुसने के लिए तैयार होकर तेजी से आगे बढ़ा। वीर ने भौहें चढ़ाई और धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया, जिससे एक अदृश्य मोटी बाधा उत्पन्न हो गई जिसने उन्हें अंतरिक्ष यान के बाहर ही रखा और उन्हें और करीब आने से रोक दिया। चेतावनी, चेतावनी, आपके अंतरिक्ष यान की जानकारी ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई है, लेकिन यह एक अज्ञात मॉडल है और पंजीकृत नहीं है। आपको हमारी खोज में शामिल होना होगा। खोज दल के काम में बाधा डालो, वरना तुम्हें परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अगर तुमने दोबारा मुझे रोकने की हिम्मत की तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत देना। ... खोज दल ने कड़ी चेतावनी जारी की, उनका लहजा धमकी भरा था। समूह का नेतृत्व चांदी के कवच में लिपटा एक योद्धा कर रहा था। उसकी आंखें भयावह थीं, उसकी आंखों में लालच की चमक थी क्योंकि वह वीर के तकनीकी रूप से उन्नत चांदी के शटल अंतरिक्ष यान को घूर रहा था। इस व्यक्ति के मूल का पता नहीं है। वह ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी से होने का दावा करता है, लेकिन अंतरिक्ष यान का सिग्नल दर्ज नहीं हो रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो यह इस अंतरिक्ष यान का नवीनतम मॉडल होना चाहिए, जो अमूल्य है। मुझे इसे हासिल करने का मौका ढूंढना ही होगा। मन के उतार चढ़ाव के बीच ची लुलुओं का संदेश प्रकट होता है। ये तो सीधे सीधे मुसीबत को न्योता देना है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वीर की दृष्टि से दाव को इन सब बातों का एहसास हो रहा था। अवेकनिंग सन वुकोंग जीन उसे अपार मानसिक शक्ति प्रदान करता है, जिससे वह लोगों की मस्तिष्क तरंगों को पढ़कर और उनका विश्लेषण करके जानकारी को समझ सकता है। इस प्रकार उसके पास मन पढ़ने की क्षमता होती है। जब तक कि साधक अत्यंत शक्तिशाली न हो, अपने शरीर में ऊर्जा के उतार चढ़ाव को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम न हो, जिससे कोई रिसाव न हो और वह जरा भी ढिलाई न बरते। उसके सामने खड़ा चांदी के कवच वाला योद्धा महज एक महान साधक था जिसने अभी अभी मोक्ष की प्राप्ति की अवस्था में प्रवेश किया था, और स्पष्ट रूप से वह ऐसा करने में सक्षम नहीं था। चिलुओलुओं की दुर्भावना वीर के सामने सीधे मौत को दावत देने के समान थी। ये जानकर आश्चर्य होता है कि दुनिया के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में से एक ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी भी इतना घमंडी व्यवहार नहीं करती। नरक के राजा को भगाना तो आसान है, लेकिन उसके माथा असली मुसीबत है। खोज दल से उत्पन्न खतरे को देखते हुए वीर ने और कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई। उसने बस एक नजर डाली और चांदी के कवच वाले योद्धा को घमंड करते हुए देखा। तभी अचानक उसके दिल में एक गहरा संकट मंडरा उठा। बीप बीप बीप, मेजबान की जान को खतरा है। खतरे का स्तर 90। चांदी के कवच वाले योद्धा पर लगी पहचान चिप ने स्वचालित रूप से अपने मेजबान पर मौजूद खतरनाक स्थिति का पता लगा लिया और तुरंत अलार्म बजाना शुरू कर दिया। सामने खड़ा व्यक्ति बेहद संदिग्ध है। सावधान रहो। रोबोट तुरंत अलर्ट मोड में चले गए। उनकी ऊर्जा बंदूकें वीर की ओर तनी हुई थी। स्थिति बेहद गंभीर थी। सामने वाले व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की असामान्य हरकत करने पर वे तुरंत गोली चला देंगे। वीर को ऑरा के आक्रामक व्यवहार से कुछ खास परेशानी नहीं हुई। वह अपनी पहचान सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं करना चाहता था। वह चुपचाप स्वर्ग के टावर में प्रवेश करना चाहता था, बाहरी दुनिया की हलचल से मुक्त होकर शांतिपूर्वक आत्म साधना करना चाहता था और अपनी आध्यात्मिक साधना को निखारना चाहता था, केवल सफलता की विधि की खोज की प्रतीक्षा में। वह वास्तव में इन झंझटों में तब तक शामिल नहीं होना चाहता था जब तक कि यह आवश्यक न हो, क्योंकि इससे उसकी साधना में ही देरी होगी। क्या सिर्फ एक तलाशी दल, कुछ मामूली गुंडे, उसे यह जोखिम उठाने के लिए काफी नहीं है। मन शरीर सम्मोहन। वीर ने सम्मोहन की उन तकनीकों का इस्तेमाल किया जिनका उसने लंबे समय से प्रयोग नहीं किया था। अब हालात अलग हैं। अपनी वर्तमान मानसिक शक्ति के बल पर उसे अब हस्त मुद्राओं का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। वह केवल एक विचार से लोगों की चेतना को अदृश्य रूप से और चुपचाप नियंत्रित कर सकता है। चांदी के कवच वाले योद्धा का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, फिर सामान्य हो गया और उसने आसपास के लोगों से चिल्लाकर कहा, यह कैसी चेतावनी है? क्या तुम नहीं देख सकते कि यह सिर्फ एक व्यावसायिक अंतरिक्ष यान है? कुछ भी गलत नहीं है, तितर बितर हो जाओ। उसने हाथ हिलाकर इशारा किया, जिससे किसी भी गड़बड़ी का कोई संकेत नहीं मिला। टीम की तलाशी ले रहे लोगों ने अविश्वास भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। इस चांदी के शटल अंतरिक्ष यान की उत्पत्ति अज्ञात है। कप्तान के लालची स्वभाव को देखते हुए वह इसका फायदा क्यों नहीं उठाता?
जैसे ही उनके मन में जरा सा संदेह जागा, वीर ने उन पर अपनी नजरें घुमाई और एक मानसिक तूफान चुपचाप फैल गया, जिसने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। पल भर में उनकी आंखें भावहीन हो गईं और वे रोबोट टीम के साथ कठपुतलियों की तरह तेजी से चले गए। इकट्ठा करो। वीर अंतरिक्ष यान से बाहर निकला, हाथ हिलाया और अंतरिक्ष यान की सतह पर समय और अंतरिक्ष की एक लहर फैल गई। अंतरिक्ष यान चुपचाप मुड़े हुए अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया और उसके हाथ में एक चांदी की अंगूठी में बदल गया। फोल्डिंग स्पेसशिप, यह एक उन्नत उत्पाद है। यह तो वाकई एक बड़ा मौका है। क्या ये स्पष्ट नहीं है? इतने बड़े पैमाने पर चलाए गए इस अभियान को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग बंदरगाह पर जमा हो गए, जो प्रशंसा से वाहवाही कर रहे थे। वीर नहीं चाहता था कि लोग उसे बंदर की तरह घूरे, इसलिए वह एक प्रेत की तरह पलक झपकते ही गायब हो गया। जहां मन का विस्तार होता है, वहां यादें मिट जाती हैं। वीर स्वर्ग के टावर से एक परछाई की तरह गुजरा, उसकी निगाहें एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जो अंतरतारकीय महान दीवार से बिल्कुल अलग था। वह इस समय टावर ऑफ द हेवंस के आधार पर था, जो कि सबसे विशाल क्षेत्र भी था, जहां अनगिनत अंतरिक्ष यान खड़े थे। ऊपर देखने पर वह विशाल संरचना हजारों मंजिलों जितनी ऊंची है, जो आंखों की पहुंच से परे है। टावर की हर मंजिल कान फाड़ देने वाली गर्जना से गूंज रही थी और उसके भीतर अनगिनत आकृतियां झिलमिला रही थीं। उसे मार डालो। ड्रैगन किंग जेन गैंग, तुम सबसे अच्छे हो। उस बूढ़े आदमी को मार डालो। हाँ, मैं जीत गया। 3 मिलियन स्टार कॉइन। मैं जेन गैंग अब अगली मंजिल पर जा सकता हूँ। हाँ। हंसी, जयकारे और गर्जनाएं उठती गिरती रहीं, एक उन्माद से भरी हुई, प्राचीन रोम के किसी ग्लेडिएटर के अखाड़े की तरह, हिंसक और रक्तपिपासु। अध्याय 470, एक साधक ऐसा होना चाहिए। टावर ऑफ द हेवंस एक भव्य इमारत है, जिसमें हजारों मंजिलें हैं और हर मंजिल अपने आप में एक अलग दुनिया प्रतीत होती है, जिसकी अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। सबसे विशाल क्षेत्र तहखाना है और यहीं पर प्रवेश द्वार स्थित है। बंदरगाह पर अंतरिक्ष यान घनी आबादी में खड़े थे, चारों ओर एक काला जनसमूह छाया हुआ था। उनके सामने एक ऊर्जा द्वार खड़ा था, जो उन्हें अंदर जाने से रोक रहा था। प्रवेश द्वार पर अजगर जैसी आकृति लिए लोगों की एक लंबी कतार फैली हुई थी। वे अंतरतारकीय ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों से आए थे और तरह तरह के परिधान पहने हुए थे। कुछ ने चुस्त दुरुस्त रोबोट पहने थे, कुछ आदिम मनुष्यों की तरह जानवरों की खाल ओढ़े हुए थे, और कुछ की त्वचा पीली, बाल काले थे और उन्होंने लंबे चोगे पहने हुए थे, जो सामंती काल के प्राचीन चीनी लोगों जैसे दिख रहे थे। अंतरतारकीय ब्रह्मांड विशाल है, जिसमें अनगिनत तारे, असंख्य तारा प्रणालियां और विविध वातावरण मौजूद हैं। हजारों वर्षों में मनुष्य आकाशगंगा के हर कोने में फैल गए हैं और पर्यावरण में बदलाव के साथ साथ विभिन्न स्थानों के रीति रिवाजों और जातीयताओं में भी जबरदस्त परिवर्तन हुए हैं। तारों के बीच की विशाल दूरियां, घनिष्ठ संचार संपर्कों के अलावा, अधिकांश मनुष्यों को अपने जीवनकाल में उन्हें पार करने से रोकने के लिए पर्याप्त हैं। प्रत्येक ग्रह और तारामंडल ने अपनी अनूठी सामाजिक संरचना विकसित की है। ये लोग आकाशगंगा के विभिन्न ग्रहों से आए थे, फिर भी वे सभी इस स्वर्ग के टावर में एकत्रित हुए, जिससे एक सचमुच शानदार दृश्य का निर्माण हुआ। इस टावर ऑफ द हेवंस में ऐसी क्या बात है जो इतने सारे लोगों को आकर्षित करती है? उन्हें एक स्पष्ट पूर्वाभास हुआ था कि टावर ऑफ द हेवंस सिर्फ एक अंतरतारकीय अखाड़ा होने से कहीं अधिक था। वीर ड्रैगनों की लंबी कतार में शामिल हो गया और मन ही मन सोचने लगा। मैं उस जगह और वहां के लोगों से अपरिचित था। यह उनका यहाँ पहला अनुभव था, और हालांकि वे दाव के बारे में बहुत कुछ जानते थे, फिर भी कुछ बुनियादी विवरणों में चूक होना स्वाभाविक था। पापा, मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। भीड़ में से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वीर ने उधर देखा तो पास ही एक युवा दंपति अपने बच्चे को दिलासा दे रहे थे। वह आदमी हट्टा कट्टा था और उसकी जीवन शक्ति 300 से भी अधिक थी, जो उसे एक श्रेष्ठ साधक बनाती थी। माँ बहुत कमजोर थी, उसने अभी अभी जीन को जगाया था। जीन, ये स्पष्ट रूप से एक कृषक दंपति है। मुझे भूख लगी है। वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तभी भूख से बच्चा लगातार रोने लगा और दंपति, मृत जीन होने के बावजूद, खुद को एक अफरा तफरी की स्थिति में पाया। एक बदकिस्मत किसान दंपति। ये देखकर वीर का दिल हिल गया। उसने अपना हाथ पलटा और उसमें से 3 गोल चीनी की गोलियां निकाली, जो रसायन शास्त्र की प्रक्रिया के उपउत्पाद थीं। दरअसल वीर की मौजूदा संपत्ति को देखते हुए उनके पास बेचने के लिए कोई साधारण वस्तु नहीं है। चीनी की ये गोलियां विभिन्न प्रकार की मादक औषधियों से बनी होती हैं और इनमें एक अनोखी सुगंध होती है।
बच्चे का ध्यान तुरंत उस ओर आकर्षित हो गया और वह उससे अपनी निगाहें नहीं हटा पा रहा था। उसके मुंह से लार टपक रही थी। वो खुशबू, उस युवा अनुयायी के चेहरे का रंग सुगंध सूंघते ही तुरंत बदल गया। लेकिन उस समय बच्चे स्वभाव से भोले थे और उन्होंने वीर की हथेली से चीनी की गोलियां लेकर खाना शुरू कर दिया था। युवा साधक उसे रोकना चाहता था, लेकिन मानो उसे कुछ आभास हुआ, उसका चेहरा बदल गया और उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। दवा की गोली पेट में प्रवेश करते ही घुल जाती है और एक तेज गर्म धारा में परिवर्तित हो जाती है। बच्चा मुस्कुराया और चिल्लाया, पापा, मम्मी, ये मिठाई कितनी स्वादिष्ट है। मेरा पेट कितना गर्म और आरामदायक महसूस हो रहा है। उसके शरीर से गर्मी निकल रही थी और उसकी जीवन शक्ति में स्पष्ट रूप से वृद्धि हो रही थी। छोटे बच्चे अभी तक अपने अंदर हो रहे बदलावों को नहीं समझ पाते हैं। पिता, जो एक कुलीन साधक थे, भली भांति समझते थे कि उनके बच्चे ने किसी चमत्कारिक जीन अवशेष का सेवन कर लिया है। मात्र एक चीनी की गोली खाने से ही बच्चे की जीवन शक्ति 10 गुना बढ़ गई थी, जिससे भविष्य में उसके अंतरतार्कीय साधक बनने की संभावना काफी बढ़ गई थी। लेकिन ये सब एक छोटी सी चीनी की गोली से संभव हुआ है। वीर को देखकर, जिसके चेहरे पर एक साधारण व्यक्ति की तरह मुस्कान थी, उसकी निगाहें बदल गईं और उसके चेहरे पर विस्मय का भाव प्रकट हुआ। मेरे सामने खड़ा युवक निस्संदेह असाधारण था। उसकी जीवंतता इतनी प्रबल थी और वह एक शक्तिशाली, अदृश्य गरिमा का प्रदर्शन कर रहा था, जो पहाड़ की तरह विशाल और खाई की तरह गहरा था। ये कितना शक्तिशाली होगा, ये बिल्कुल भी उतना आसान नहीं है जितना सही तौर पर लगता है। मैंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? क्या ये कोई पुराना राक्षस हो सकता है जो लंबे समय से एकांत में रहा हो और बुढ़ापे को उलट सकता हो? युवा साधक अटकलों से भरा हुआ था, इस बात से अनजान कि दाव के मन से फैल रहे अदृश्य मानसिक उतार चढ़ाव को वीर द्वारा महसूस किया जा रहा था। लेकिन उसने बहस नहीं की, उसने बस दाव से पूछा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? आप सब यहाँ इतनी लंबी कतार में क्यों खड़े हैं? युवा साधक एक पल के लिए रुका, फिर उसे समझ आया कि क्या हो रहा है, और उसने सावधानी से कहा, महोदय, हम अगले साधक को खोजने के लिए स्वर्ग के टावर में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दाऊ, क्या आप साधना की तलाश में हैं? दाओ, इसका क्या मतलब है? वीर ने उत्सुकता से दाव से पूछा। युवा साधक ने अपनी असाधारण अंतर्दृष्टि से यह जान लिया कि वीर पहली बार यहाँ आया है और बिना कुछ छिपाए सब कुछ विस्तार से समझाना शुरू कर दिया। पौराणिक कथाएं अधूरी हैं, साधना खंडित है। हम मात्र पथभ्रष्ट साधक हैं। साधना अत्यंत कठिन है, जैसे अंधों का हाथी को टटोलना, जोखिम बहुत अधिक है। फिर भी पौराणिक ज्ञान ब्रह्मांड की सबसे अनमोल वस्तु है, जिसे हम मुश्किल से ही प्राप्त कर पाते हैं। केवल इस स्वर्ग के मीनार में ही हम अपनी साधना के अगले चरण का मार्ग पा सकते हैं। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि प्राचीन काल में ब्रह्मांड में बेबीलोन की मीनार नामक एक दिव्य मीनार थी, जो स्वर्ग की ओर जाती थी। इस मीनार पर चढ़ने पर नश्वर प्राणी भी नश्वरता से ऊपर उठकर मुक्ति का अवसर प्राप्त कर सकते थे। और यह अंतरतार्कीय स्वर्ग का मीनार अंतरतार्कीय जगत के सभी साधकों को आमंत्रित कर रहा है, ताकि सभी प्राणियों की प्रतिभाओं को एकत्रित करके स्वर्ग की ओर ले जाने वाले एक महान मार्ग का पता लगाया जा सके। प्रवेश करने वाले साधकों को प्रत्येक स्तर को पार करने पर स्वर्ग के मीनार के अंक और तारा सिक्के पुरस्कार के रूप में प्राप्त होंगे, जिन्हें साधना के लिए संसाधनों में परिवर्तित किया जा सकता है। हमारे जैसे स्वतंत्र साधकों के लिए, जिनके पास कोई प्रसिद्ध शिक्षक या पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, आगे बढ़ने का यही एकमात्र मार्ग है। जैसे जैसे कल्टीवेटर के उस युवक ने बोलना शुरू किया, वैसे वैसे उसके चेहरे पर भविष्य के प्रति अत्यंत श्रद्धा का भाव प्रकट होने लगा। अच्छा, ऐसा है। वीर ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि टावर ऑफ द हेवंस का ये कार्य भी होगा। सीनियर झाओ द्वारा भेजी गई जानकारी में इस बिंदु का उल्लेख नहीं किया गया था, शायद इसलिए कि उन्हें इसकी परवाह ही नहीं थी। क्योंकि ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी में सब कुछ है, पूरे अंतरतार्कीय क्षेत्र में सबसे समृद्ध साधना संसाधन यहीं मौजूद हैं, इसलिए जब तक आपके पास पर्याप्त पुण्य है, आप मानव जगत में किसी भी चीज के बदले इसका आदान प्रदान कर सकते हैं। वह मन ही मन खुश था कि उसे ब्रह्मांड के 10 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक में प्रवेश मिल गया था, अन्यथा शायद उसका भी हाल इन लोगों जैसा ही होता, जो साधना संसाधनों की खोज में अंतरतार्कीय यात्रा करते रहते हैं। लेकिन ये कहना जरूरी है कि स्वर्ग की मीनार का निर्माण करने वाला व्यक्ति एक सक्षम और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। सभी अंतरतार्कीय साधकों को एक साथ इकट्ठा करें और उन्हें आपस में लड़ने दें, ताकि अंतिम विजेता का निर्धारण हो सके। विजेता सब कुछ ले जाता है और प्रचुर संसाधन प्राप्त कर लेता है, जिससे वह उत्तरोत्तर अधिक शक्तिशाली होता जाता है।
बलवान और बलवान होते जाते हैं और कमजोर होते जाते हैं। गु को बढ़ाने के लिए यह एक आम रणनीति है। प्रत्येक अंतरतारकीय साधक एक गु कृमि है जो एक दूसरे से लड़ते हैं, जिसमें विजेता सब कुछ ले जाता है और अंतिम पवित्र दांव तक पहुंचने तक लगातार जीन सीढ़ी पर चढ़ता रहता है। स्वर्ग की मीनार का यही अर्थ था। इंटरस्टेलर में स्वर्ग का टावर मूर्त है, लेकिन ये जिस चीज की तलाश करता है वह स्वर्गीय दाव का अमूर्त मार्ग है, मिथक जीन का मार्ग है। ... एक मोटा ऊर्जा द्वार मार्ग को अवरुद्ध कर रहा था, जिससे लोगों को प्रवेश करने से रोका जा रहा था, और उसने एक लंबे ड्रैगन का आकार बना लिया था। जब ये सभी लोग स्वर्ग के टावर के लिए यहाँ आए हैं, तो इन्हें बाहर क्यों रखा जा रहा है? वीर ने दाव से पूछा, चारों ओर इशारा करते हुए। उस नौजवान अनुयायी ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, हम जैसे लोगों का कोई रुतबा या पृष्ठभूमि नहीं होती, और स्वर्ग के टावर में जगह पाना आसान नहीं है। हम तो बस सबसे नीचे ही रह सकते हैं, दिन रात कतार में खड़े होकर इंतजार करते हुए। केवल ऊंचे रुतबे वाले या अपार धनवान लोग, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की स्वर्ग के टावर में स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं। ... वीर ने उनसे स्वर्ग के टावर के बारे में कई जानकारियां हासिल की। हजारों मंजिलों वाला विशालकाय इंटरस्टेलर टावर न केवल ऊंचाई का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक वर्गों का भी प्रतिनिधित्व करता है। किसी व्यक्ति का दर्जा जितना ऊंचा होता है और उसकी साधना जितनी मजबूत होती है, वह उतनी ही ऊंची मीनार पर चढ़ सकता है। इस प्रकार लोगों को 3, 5 और 6 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ब्रह्मांड विशाल है और इतने सारे लोगों के साथ पूर्ण समानता असंभव है। जीन कल्टीवेटर, जीवन में शक्ति वापस आ जाती है। जीवन शक्ति में मौजूद व्यापक अंतर मानवता के उच्च और निम्न वर्गों के बीच की सीमा को 2 नस्लों के बीच की सीमा से भी कहीं अधिक बढ़ा देता है। क्या हमें आकाश में उड़ने वाले चीलों और जमीन पर रेंगने वाली चींटियों को समान मानना चाहिए? वह कैसे संभव है? इसलिए तथाकथित समानता केवल सापेक्ष है, एक ही वर्ग के भीतर की समानता। सौर मंडल छोड़ने के बाद वीर सीधे ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी में चला गया, बिना कभी अंतरतारकीय मार्ग से गुजरे। तभी उसे इंटरस्टेलर की क्रूरता का सही अर्थ समझ में आया और अपनी क्षमताओं को छिपाने का उसका पिछला प्रयास काफी भोलापन भरा लगा। अगर यह बाघ है तो पालतू बिल्ली होने का नाटक क्यों कर रहा है? वीर ने पहचान चिप को नियंत्रित करते हुए संदेश भेजने के दौरान हल्की सी मुस्कान बिखेरी। जल्द ही स्वर्ग के टावर के निचले हिस्से में स्थित ऊर्जा द्वार कांप उठा और बाहर की ओर फैल गया। एक सैनिक जैसी शक्ल वाला साधक, छोटे कवच पहने हुए, आगे बढ़ा। उसके पीछे 2 सैनिक और रोबोटों की एक टुकड़ी थी। कई अंतरतारकीय योद्धा कतार में इंतजार कर रहे थे। ये सब देखकर वह साधक तुरंत चौंक गया और तेजी से तितर बितर हो गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। स्वर्ग के टावर के रक्षकों को अपनी ओर आते देख युवा साधक इतना मूर्ख नहीं था कि यह सोचे कि वे उसे ढूंढ रहे हैं, और उसने वीर को खाली निगाहों से देखा। हालांकि उसने जानबूझकर अपने सामने मौजूद दिखने में युवा लेकिन शक्तिशाली महान साधक को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसने उसे बहुत कम आंका था। माफ कीजिए, क्या आप ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी के मेजर वीर हैं? टावर ऑफ हेवंस के गार्ड ने सीधे चलकर दाव से गंभीरतापूर्वक पूछा। मैं ही हूं, वीर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। तो ये तो कोई खास मेहमान है, कृपया अंदर आइए। ये सुनकर गार्ड का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने भीड़ को हटाकर वीर के लिए एक चौड़ी सड़क से गुजरने का रास्ता बना दिया। वीर ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और आगे बढ़ गया। युवा साधक वहीं स्तब्ध खड़ा रहा, रहस्यमय साधक को अपने पहरेदारों से घिरे स्वर्ग के टावर में जाते हुए देखता रहा और चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींचता रहा। ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय के मेजर वीर, एक किसान को ऐसा ही होना चाहिए।